सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपका रिवीजन एकदम अच्छी तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो कुछ भी वीडियो आपके लिए बनाया वो आप सब ने देख लिया होगा। अभी हम लोग हिस्ट्री सिविक्स का रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना रखा है। हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का कर रखा है। उसके ऊपर एक वीडियो आएगा जो कि 1947 तक हम कंप्लीट कर देंगे। बट अभी के लिए जो आज का है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जहाँ पे जो आ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपका राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद में यूएन के ऑर्गन्स, यूएन के एजेंसीज, देन नैम, और इतना करके हम करेंगे अपना पोर्शन कंप्लीट। सो ये वाला जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड वीडियो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि जब इंडिया में नेशनलिज्म चल रहा था, जब इंडिया में हम लड़ रहे थे हमारा आज़ादी के लिए, तब वर्ल्ड में क्या चल रहा था इसको हम जानेंगे। सो उसके लिए मैंने आपके लिए सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर भी आप अभी भी रेडी नहीं हो, सिर्फ ये क्वेश्चन आप कर लो। मैंने आपके लिए अच्छी तरीके से खुद लिख के क्वेश्चन रेडी किया है, और एक बार आप ये क्वेश्चन कर लोगे देन आई एम प्रीटी मच श्योर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ ओवर सिलेबस के बियॉन्ड है, पर हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। राइट, मैं आपका कट टू कट सिलेबस तक हम पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैं आगे जहाँ ज़रूरत मुझे लगता है मैं आपको वो एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहानी को एक कंप्लीट पिक्चर में समझने का ज़रूरत है। बट जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो जो क्रॉस होगा, थोड़ा सा मैं लिमिट आगे जाऊँगा, वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ना आपका ना मेरा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आज क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर आप भी देख के पता कर लीजिए कि क्या आपको एक क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आते थे। अगर आते थे दैट मीन्स वेल एंड फाइन, अगर नहीं आते तो ऑफ कोर्स आप कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे। तो चलिए करते हैं हमारा रिवीजन स्टार्ट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट एनी 3 कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बारे में आपको तो बेसिकली पता है कि वर्ल्ड वॉर कहाँ से कब तक हुआ था। 1914 से 1918 तक हुआ था। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1914 और कंटिन्यू हुआ फॉर 4 ईयर्स, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न तो बहुत सारा था, मगर आपको प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि आप एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए प्रिपरेशन एक साथ कर लो। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा तो सिर्फ आप हेडिंग्स लिख सकते हो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए हेडिंग्स के साथ में आप कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो। ऐसा मैं फॉलो करता था, ऐसा मेरे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, आपको मन करता आप वैसा फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक हेडिंग लिखा और बहुत कुछ लिख दिया, बस कुछ लाइन्स उस हेडिंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो लिखते हैं व्हाट आर द 3 कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे कॉजेस हैं। पहला कॉज है यहाँ पे, अरे यार, जिंदगी का दुख है ये, हर बार में ऐसा होता है यार। ओके ठीक है, चलो तो पहला कॉज इसका लिख लेते हैं, राइट एनी 3 कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे हम पहला लिख लेते हैं, एक है आर्मामेंट रेस, या आर्म रेस भी कह सकते हैं, आर्मामेंट रेस। अब आर्मामेंट रेस का मतलब क्या है कि हर कोई कंट्री वहां पे उस समय में, जो कि 19s का समय था, जो कि स्टार्टिंग 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट हुआ था, तो उस जमाने में सब कंट्रीज लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप के पास बहुत पावरफुल वेपन और वेपनरी क्रिएट करना चाहते थे, अपने पास में रखना चाहते थे। तो इसीलिए ये क्या एक फियर जनरेट करता है अपनी एनिमी स्टेट्स के लिए, एनिमी स्टेट्स कह सकते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे कील कैनाल। ठीक है, अब ये कील कैनाल का एक एग्जांपल ये इसमें क्यों ले रहे, देखो ध्यान से समझना। अभी जैसे कि मतलब जानना कि यहाँ पे कील कैनाल का इशू क्या हुआ था, कि जहाँ पे कील कैनाल, जहाँ पे शिप वगैरह सब जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो एक रास्ता है, और वहाँ से जाना और वहाँ पे नेविगेट करना बहुत पावरफुली और बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब जर्मनी ने क्या किया, कील कैनाल को और डीप खोदने का चालू कर दिए, उसको और गहरा बनाने का चालू कर दिए। तो उसके लिए वो लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, नेवल प्रिपरेशन, नेवी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। और इसीलिए जब कील कैनाल को ज़्यादा डीपर डग किया जा रहा था, ये सब जो जर्मनी के जो ओपोजिशन में थे, या फिर जो चाहते थे और वो जानते थे कि उनके साथ उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, या उस एरिया के जो डोमिनेंट पावर थे वो लोग अपोज किए। उनमें से एक था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने अपोज किया जर्मनी को, कहा कि आप इतना कील कैनाल को डीप डग क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया और बहुत ही कोल्ड रिप्लाई दिया, या फिर कह सकते हैं कि उस बात को उतना इंपॉर्टेंस नहीं माना।
और इसके तहत क्या हुआ, दोनों के अंदर में डिफरेंसेस बहुत बढ़ने लगे। तो पहला चीज क्या है, आर्मामेंट रेस। सेकंड एग्जांपल क्या देंगे, नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम में कोई भी ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था नहीं जो कि दो कंट्री के बीच में कोई किसी तरीके का वो मीडिएशन करा सके, किसी तरीके का सलाह सहमति करा सके। अगर दो कंट्री एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके पॉलिसी या उनके कोई भी रीजन की वजह से, तो ऐसा कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो उनके बीच में पीस क्रिएट करा सके। सो ये है एक दूसरा कारण, ठीक है। देयर वाज नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट पीस और टू मेंटेन पीस बिटवीन टू नेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तीसरा जो है वो कारण हम नेक्स्ट क्वेश्चन के एरिया में भी, इसमें भी लिख सकते हैं, बट जबकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एड्रेस करना है तो मैं कुछ और एक रीजन बता रहा हूं। और एक रीजन है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ध्यान से समझना, दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्या नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग, जो जहां पे एक इंडिविजुअल का जो फीलिंग होता है अपने देश के प्रति, अ फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर ओन नेशन, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म का थोड़ा अग्रेसिव अगर वो होने लगे तो वो बहुत मिलिटेंट नेशनलिज्म बन जाता है। ध्यान से समझना, मतलब कहते हैं ना कि जब अपने देश के प्रति प्यार, वो तो सही है, पर उसके साथ में दूसरा देश के प्रति नफरत अगर ऐड हो जाता है तो उसको मिलिटेंट नेशनलिज्म या अग्रेसिव नेशनलिज्म कहते हैं। सिंपल है ना, कि अगर आप कह रहे हो कि तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है, आपने ये कहा, तो सामने वाला का भी कोई फेवरेट प्लेयर हो सकता है। जब वो बात कह रहा है कि मेरा फेवरेट प्लेयर ये है, तो आप उससे लड़ने जा रहे हो। व्हाई? बिकॉज आपका जो चॉइस है उसके चॉइस के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज नेशनलिज्म? इट्स द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर ओन नेशन, और जब उसके साथ में एक और एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द अदर, तब उसको कहते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। क्लियर है? सो नेशनलिज्म होना इज वेरी अच्छा, बहुत मस्त है भाई, कोई टेंशन नहीं, इट्स वेरी गुड। बट वहां पे जब मिलिटेंट नेशनलिज्म हो जाता है वो दिक्कत का बात है। अब मिलिटेंट नेशनलिज्म में समझ में आ गया क्या होता है, जहां पे हम दूसरे कंट्री को नफरत करते हैं। अब वैसा जब हम करते हैं तो उसी के साथ में जन्म होता है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब क्या? मतलब इन शॉर्ट में कि दूसरा कंट्री को कब्जा करके अपना बना लेना, दूसरा कंट्री को कब्जा करना। तो ये दूसरा कंट्री को कब्जा करने का फीलिंग कब आता है? जब हमारे अंदर में ऐसा क्या कहते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म का फीलिंग, भाव जागने लगता है। तो नेशनलिज्म अगर आपके अंदर में रहेगा तो आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं दूसरा कंट्री को कब्जा कर लूं। जब मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है तब जाके यहाँ पे ऐसा आता है इंपेरियलिज्म का। क्लियर है? हमारा कंट्री तो खुद इंपेरियलिज्म का शिकार है। समझ में आए? ब्रिटेन से तो हम लड़ लड़ के हमारा कमर ही टूट गया, तो हमसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है। सो ये तीन रीजन आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। वाह देखो, शाबाश। क्या कर सकते हैं, तू बह भाई, तेरे कुछ नहीं करेंगे, होता है थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टू हॉस्टाइल ग्रुप। अब यहाँ पे आपको तो पता था कि एक और एक कॉज भी वर्ल्ड वॉर 1 का होता है कि द डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। मतलब यूरोप उस जमाने में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। सो एक बार लिख लेते हैं, दो पार्ट में क्या क्या था। एक पार्ट का नाम था ट्रिपल अलायंस, मैं शॉर्ट में TA लिख दिया हूँ, ठीक है। एक ग्रुप का नाम था ट्रिपल अलायंस और एक ग्रुप का नाम था ट्रिपल एंटेंट। और ट्रिपल एंटेंट का मतलब ही फ्रेंच वर्ड होता है फॉर अलायंस फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है। अब यहां पे देखना, इस तरफ में कुछ कंट्रीज हैं और ट्रिपल एंटेंट में कुछ कंट्रीज हैं। एक बार देख लेते हैं ट्रिपल अलायंस में कौन है। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली, ये लोग तीनों फाउंडिंग मेंबर हैं किसके? ट्रिपल अलायंस के, ओके। और ट्रिपल एंटेंट के कौन? ट्रिपल एंटेंट के हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। यहां तक क्लियर है? जो उस टाइम में भी अपने आप को वर्ल्ड पावर डिक्लेयर किया हुआ था, दैट वाज यूएस, वो कोई भी साइड में इन्वॉल्व नहीं था, ये हमें भी पता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको पता है? यहां तक आपने, अगर आपको इतना भी पता है इसका मतलब क्या, आपको बहुत कुछ पता है।
बहुत लोगों को यही नहीं पता कि भाई लड़ाई किसके बीच में हो रहा है। अब आप ये मत समझना कि सर यहाँ तो सिर्फ 6 लोग हुए, क्या 6 के बीच में लड़ाई था? नहीं, ये ग्रुप के लीडर हैं एक तरफ से मान लो, उसके बाद में जितने भी सब छुटकू मुटकू कंट्री थे वो लोग एक एक साइड पकड़ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, दोनों, अब देखो दो गुंडे आपको लूटने के लिए तैयार, तो एक गुंडा से बचने के लिए कोई दूसरा का हाथ मिला ले रहा है, कोई दूसरा से बचने के लिए किसी और से। सो ऐसे करते 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 पूरा यूरोप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये 2 गुंडे इधर है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको जब आप जानोगे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज जान लेना। क्या? देखो ये दो, अब ये देखो, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, पर ये इसका स्टार्ट कैसे हुआ था जस्ट थोड़ा सा समझना। स्टार्ट हुआ था इन दोनों से, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट कब बना था? वो एग्रीमेंट बना था 1879। कहां पे लिख दूं, कहां पे लिख दूं? इधर लिख देता हूं 1879, ठीक है। सो 1879 में 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट था और उनका कंट्री का एग्रीमेंट एकदम सिंपल था कि अटैक ऑन मी मींस एन अटैक ऑन यू। तो अगर मेरे पे अटैक होगा तो भी मुझे डिफेंड करने आएगा, तेरे पे होगा तो हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब बाद में, ज्यादा नहीं, कुछ साल बाद एक और एक कंट्री इस एग्रीमेंट में ऐड कर गया। कब? 1882। कौन सा कंट्री? इटली। तो जब पहले थे 2 से बन गए 3 बन गए, तब इसका नाम पड़ा ट्रिपल अलायंस। तो अगर भी कोई क्वेश्चन कहेगा कि ट्रिपल अलायंस कब इवॉल्व हुआ या कब पैदा हुआ, तो आप ये वाला साल में लिखना 1882। यहां तक ठीक है? क्योंकि 1882 से पहले ट्रिपल अलायंस पैदा हुआ ही नहीं था, वो तो 2 लोग का अलायंस था, डुअल अलायंस। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इन्हीं को देखते देखते इनके जो भी अग्रेसिव या फिर जो ओपोनेंट इनके थे वो लोग भी बोले कि हमें भी पार्टी लेना चाहिए, मतलब कि हमें भी कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। सो इन्होंने भी, ये 3 कंट्री ने मिलके 1907 में ग्रुप बना लिया जिसका नाम था ट्रिपल एंटेंट। सो इट इज लाइक टिट फॉर टैट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, whose assassination led to the start of World War I? ये तो हमें पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, एकदम इजी है, इमीडिएट कॉज में कह सकते हैं। तो मैं उसको यहां नीचे में मेरे पास जो स्पेस है यहां लिख दे जा रहा हूं, ठीक है। दैट इज आर्चड्यूक फ्रांसिस या फ्रांस फर्डिनेंड, मेरे जगह खत्म हो गया, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस, तब प्रिंस होने वाले थे, उत्तराधिकारी थे। और उनका जब डेथ होता है, डेथ तो नहीं कह सकते, उनका असैसिनेशन होता है। देखो असैसिनेशन और मर्डर में एक फर्क है। मर्डर मतलब बिना पॉलिटिकल कारण का किसी को मार देना इज मर्डर, और पॉलिटिकल कारण के वजह से किसी को मारना इज असैसिनेशन। डिफरेंस जान लेना, काम आएगा जिंदगी में कभी ना कभी। सो आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को डेथ, उनका असैसिनेट किया गया, और असैसिनेट करने की वजह से ये चीज का वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 3 क्वेश्चन एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरिड आउट द असैसिनेशन? और फिर उसके साथ में क्वेश्चन है व्हेन। देखो जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इमीडिएट कॉज नहीं हमने कंप्लीट कर दिया। ये होता है एक चीज को जानने का तरीका, ठीक है। इसीलिए आप चुपचाप करते रहो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और आप अगर सब कुछ सीख लियो तो रिवीजन भी आपको करने को हो जाएगा। दोनों तरफ से है, फायदा आपका ही होगा। नेक्स्ट क्या है? हु कैरिड आउट द असैसिनेशन? असैसिनेशन आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का तो हुआ, पर वो असैसिनेशन किया किसने? असैसिनेशन एक पॉलिटिक, अच्छा जब मैं कह रहा हूं किया किसने, तो मैं इंसान का नाम नहीं पूछ रहा हूं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लेम लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लैक हैंड। क्या? ब्लैक हैंड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जैसे ध्यान से देखो, इंडिया में जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, स्पेशली नॉर्दर्न साइड में और बाकी जगह में भी, वो टेररिस्ट एक्टिविटी कौन सपोर्ट करता है हमें भी पता है। ध्यान से समझना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पता नहीं बोलूंगा कि नहीं, बैन हो जाएगा, बट ऐसा तो मेरे पास भी स्ट्राइक लगता है। ओके अब ये लोग जब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये लोग का जो भी ऑर्गेनाइजेशन लोग ऑपरेट किसके अगेंस्ट में करते हैं? इंडिया के अगेंस्ट में करते हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट में जब भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इन लोग कहां से काम करते रहते हैं? इन लोग पीओके, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इनका बेस और इनका कैंप लगता रहता है, जहां पे बहुत लोगों को वहां पे ट्रेन करते रहते हैं। अजमल कसाब को पकड़ के हम लोग जब इंट्रोगेट किए तो हमें भी वही चीज मिला। तो आप ये जो असैसिनेशन हुआ और हमारे यहाँ जो चीज हुआ था, कौन सा 26/11 का टेररिस्ट अटैक, दोनों का आप कॉमनली एक साथ में लेके आके देखना। यहां पे जो हुआ था, किसी एक का मर्डर हुआ था। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल लोगों का डेथ किया गया था। वहां पे जब हम लोग जिसको भी पकड़ा गया था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ आया था। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ आया था, पर हमने किसको ब्लेम किया? जो कंट्री उसको फीड करता है। फीड करता है मतलब जो उनको चलाता है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हीं को हमने ब्लेम किया। दैट इज डोगिस्तान, ठीक है, पता तो है, पाकिस्तान नहीं, डोगिस्तान।
तो नेक्स्ट डॉगिस्तान को हमने ब्लेम किया, उसी हिसाब से इन लोग ब्लैक हैंड भी तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, तो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी इन लोग ब्लेम करने लगे। किनको? जो इस कंट्री से ऑपरेट करते थे, मतलब ब्लैक हैंड कौन से कंट्री से ऑपरेट करते थे उनको ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप लोग ही अपना गंदगी संभाले नहीं। तो ये था सर्बिया, यहां तक ठीक है। तो सर्बिया को संभाला गया और ब्लैक हैंड कहां के थे? सर्बिया, यहां तक ठीक है। उसके मेंबर लोग सर्बियन थे। अब ये किया कब गया था? ये किया कब गया था इसलिए पूछा है व्हेन, तो हम लोग डेट लिख लेते हैं, दैट इज 28 जून 1940। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो, सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट, विच नेशन वाज ब्लेम्ड फॉर असैसिनेशन? मैंने तो आपको पहले लिख दिया कौन सा नेशन को ब्लेम इसने किया था, दैट वाज सर्बिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। विच इवेंट लेड टू द एंट्री ऑफ यूएस इन वर्ल्ड वॉर 1? ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर इवेंट तो सिलेबस में नहीं है, नहीं आ रहा है। इट्स टोटली फाइन, बट ये चीज को जानना जरूरी है। इतना हम याद रखना, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, यूएसए पहले कभी भी स्टार्ट नहीं किया है। अभी उसको पागल कुत्ते ने काट दिया है, वो पगला ट्रम्प को, जो वो दुनिया भर में वॉर कर रहा है और सबका जिंदगी झंड कर रखा है। लड़ाई बम कहां फट रहा है और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का आप मिरेकल देखो या पावर देखो, वो अभी तक इस छोटे छोटे शहरों तक अफेक्ट होता है। इसलिए तो कहते हैं कि इस सारे चीज को पढ़ के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कब कौन पागल कहां आ जाए वो तो अपना डिसीजन लेंगे, हम तो सतर्क रहेंगे ना। सेम, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और कोई सा भी हिस्ट्री बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार, बस गधे लोग का नाम चेंज होता है। इस बार का गधा का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, जानबूझ के नाम, उसका कभी डोनाल्ड ट्रम्प मत बोलना, उसको डोनाल्ड ट्रम्प बोलना। इंडिया के क्या क्या ही बोलना, छोड़ो, उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच इवेंट लेड टू द एंट्री ऑफ यूएसए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यूएसए का एंट्री करने के लिए कौन सा इवेंट हुआ था? सिंपल, एक शिप था जिसका नाम था लुसितानिया। अब वो लुसितानिया देखा जाए तो ब्रिटिश शिप था। अब इस ब्रिटिश शिप को क्या हुआ, गलती से कौन मार दिया? जर्मनी के सबमरीन, जिसको यू बोट कहते थे। तो यू बोट वाले ने गलती से टॉर्पीडो मार दिया, वॉर टाइम में था, गलती से टॉर्पीडो उड़ा दिया। टॉर्पीडो से जब मारा गया तो वो जहाज उड़ गया। जब जाके वो देखे कि यार ये तो कोई वॉरशिप नहीं बल्कि पैसेंजर शिप है, इसमें पैसेंजर्स थे और उसमें से करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 128 या 126 यूएस के नागरिक थे। तो लो, पगला देश को मिल गया बहाना कि मैं वॉर में उतर रहा हूं और मैं जर्मनी को अभी पटकूंगा, और उसी चीज के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो द सिंकिंग ऑफ द शिप लुसितानिया, व्हिच वाज अ ब्रिटिश ship, and there were many European passengers in it, and in this event around 126 US passengers they lost their life, and this became the reason of entry of US in World War. ठीक है, next, which military bloc won the first World War? ये तो हमें पता है, दो मिलिट्री ब्लॉक यहाँ पे रेडी थे, तो ट्रिपल अलायंस हार गए और ट्रिपल एंटेंट यहाँ पे वॉर को जीत जाते हैं। एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय दोज हु हैव वॉन द वॉर। तो कभी भी हम लूजर के साइड को पता नहीं कर सकते, ये तो इजी है। नेक्स्ट, नेम द ट्रीटी साइंड विद द डिफीटेड ब्लॉक। इंटरेस्टिंग चीज है, बता दूं थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा सुन लेना, सुनने में क्या है। ठीक है, एक चीज जानना, जो भी इतने डिफीटेड कंट्रीज थे, इसके साथ भी और थे, उनके साथ में सबके साथ में एग्रीमेंट हुआ। तो एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट हुआ। सो इसमें एक चीज समझना बहुत इजी है, क्या कि यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली। अब यहाँ पे इटली इवेंट नहीं पढ़ा रहे, बट ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। इटली क्या करता है, कुछ समय बाद अपना दल बदल देता है, दल बदलू, तो इटली दल बदल के भाग जाता है उनके तरफ। अब इटली जब दल बदल देता है और इवेंचुअली वॉर का एंड होता है और वहां पे ट्रिपल अलायंस हार जाता है, सो हर एक एक कंट्री के साथ में एग्रीमेंट होता है। आप सिर्फ ये मत समझना कि एक कंट्री के साथ होता है, जस्ट ऐसे बता देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका सिलेबस में है नहीं, बस एक ही ट्रीटी है, बस जानने में, एक्स्ट्रा जानने में क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी, इसको तो हमें पता है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सो ऑस्ट्रिया के साथ एक अलग एग्रीमेंट किया गया और हंगरी के साथ एक अलग एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रियन हंगरी। ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी किया गया, उसका नाम था सेंट जर्मेन। फिर हंगरी के साथ एक ट्रीटी किया गया, उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ ट्रियानॉन। जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ओके, उसके बाद में इटली तो दल बदल के भाग गया था। फिर टर्की इनके साथ में भी आया था, सो टर्की के साथ एक किया गया था ट्रीटी ऑफ सेवेरस। और बल्गेरिया हमारे साथ में था। सो हमारे का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी, हमारा मतलब इनका बल्गेरिया के साथ में था।
और बल्गेरिया जब साथ में आया था वो भी बेचारा, तो ऑफ कोर्स उसको भी हारना पड़ा। बल्गेरिया के साथ एक ट्रीटी आया, दैट वाज ट्रीटी ऑफ न्यूली। नेवली मत पढ़ना रे, नेवली कहीं की वर्ड है, न्यूली। यहां तक समझ में आया। अब इन सारे में जो एक ट्रीटी था जो गलत था, एक तरीके से गलत था, है ना, और उसी लिए वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो सारा ट्रीटी कौन कौन सा था समझ में आ गया। आप यहाँ पे एक ट्रीटी भी लिख सकते हो जो आपके सिलेबस में है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस सुन लेना, ठीक है। तो ये वाला हम इसको टिक कर दिए। नेक्स्ट, व्हेन ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वाज साइन। सिंपल है, ये लड़ाई का शुरुआत जब हुआ था, लड़ाई का अंत तभी ही होगा। तो जब ये लड़ाई का शुरुआत हुआ था, कौन सा डेट में शुरुआत हुआ था लड़ाई का, आप देख लो, दैट वाज 28 जून 1914। ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला। तो ये जो डेट है 28 जून 1914, इसी डेट में हम लोग का वॉर स्टार्ट हुआ था। और जब इसी डेट में हमारा वॉर स्टार्ट हुआ तो कितना अच्छा सिंबॉलिक मीनिंग भी कहा जाएगा कि तभी इस ट्रीटी को साइन करेंगे। इसीलिए इन्होंने वही डेट को चुना। कौन सा डेट? 28 जून और साल है 1919। हालांकि वॉर 18 में खत्म हो गया था, मगर ट्रीटी ऑफ कोर्स थोड़ा बाद में साइन होगा, है ना। यहां तक क्लियर है? सो व्हेन द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वाज साइन, हमने डेट लिख दिया। नेक्स्ट, वेयर ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वाज साइन। अरे इसका नाम ही वर्सालिस है, सो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस से होता। अगर मान लो ऐसे ही वाला यूरोप में नहीं मिल पा, अगर मान लो ये जो वॉर है ये यूरोप में नहीं हुआ होता, ये आपके घर के आसपास कहीं एग्रीमेंट इसको साइन हुआ होता, तो इसको बोल देते ट्रीटी ऑफ हैदराबाद, ट्रीटी ऑफ मुंबई, ट्रीटी ऑफ जयपुर, ट्रीटी ऑफ चेन्नई। तो जगह के नाम से ट्रीटी दिया गया था, ठीक है। सो ये वाला कौन सा जगह में स्पेसिफिकली साइन हुआ था, वेयर, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट वाज, अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में भी एक स्पेसिफिक जगह था, बस जानने के लिए, दैट वाज हॉल ऑफ मिरर्स। हॉल ऑफ मिरर्स, बहुत बढ़िया। ये तो था एग्जैक्ट लोकेशन, पर ये कौन सा शहर में है? यह है ट्रीटी कहां पे साइन हुआ था? वर्सालिस, इसीलिए ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। और वर्सालिस कहां पे है? फ्रांस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सो वेयर ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वाज साइन, हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट, मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। इसको स्टार मार्क डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी कॉजेस डायरेक्ट आ जाएगा। हमने जो इसको डिस्कस किया इसको भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। सो शॉर्ट जानोगे, लॉन्ग एक साथ उसको पढ़ लेना। ये वाला क्या है? मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, ठीक है। उसको कहां लिखें? उसको लिख देते हैं इधर, ठीक है। आपने तो पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा, उसमें से बहुत सारे मेन फीचर हैं, आपको उसमें से सिर्फ 4 फीचर लिखना है, एनी 4। सो जब यहां पे बोला गया एनी 4 फीचर, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि यहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सालिस किसके अगेंस्ट में साइन हुआ था? जर्मनी के अगेंस्ट में। जर्मनी के अगेंस्ट में तो उसको वॉर रिपेरिएशन देना पड़ेगा, मतलब भरपाई आपको करना पड़ेगा। सो यहां पे जर्मनी को वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा। वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा कितना? 33 बिलियन डॉलर्स। तो 33 बिलियन डॉलर्स का उसको वॉर का हर्जाना देना पड़ा। और यह हर्जाना देते समय इतना बुरा हाल हो जाता है जर्मनी का कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के एंड से लेके कुछ सालों तक जर्मनी एकदम बेहाल हो जाता है। ये तो शुक्र हो कि एडोल्फ हिटलर का कि वो आता है और जर्मनी को फ्रॉम नथिंग टू सुपरस्टार बना देते हैं। हाँ, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो फॉर वेरियस रीजन, पर ये चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते कि उसके अंदर नेशनलिज्म नहीं था। सुपर, इतना आप समझ लेना। ये वर्ल्ड वॉर 2 का बात कर रहा हूँ, 1 का नहीं। फिर बहुत लोग बोलेंगे अरे 2 में कहाँ, वर्ल्ड में कहाँ, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। 2 में इतना जानना कि यार जर्मनी, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 का बात करो या वर्ल्ड वॉर 2 का बात करो, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 का जब आप बात करोगे, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था कि इतने सब कोई जो महारथी अपने आप को कह रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, फ्रांस को तो रगड़ रगड़ के घसीट घसीट के पीटा था, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूएस हो, रशिया हो, ये सब वर्ल्ड पावर्स लोग मिलके सब आए थे जर्मनी के अगेंस्ट में। तो इमेजिन द ऑरा ऑफ लीडर, कितना खतरनाक होगा, और वो एक्चुअली में खतरनाक था। सो इट वॉज ऑन अनदर लेवल। यहां तक क्लियर है? तो वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा कितना? 33 बिलियन डॉलर्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सेकंड, यहां पे जो भी जर्मनी का मिलिट्री था उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया। सो जर्मनी का मिलिट्री पूरा डाउन कर दिया गया। इस तरीके से उनका मिलिट्री को डाउन किया गया कि वो दोबारा कभी सर उठा के ना आ पाए, ऐसा दोबारा ना लड़ पाए।
इनका मिलिट्री को इस तरीके से कुचल दिया गया कि दोबारा वो खड़ा ना हो पाए। बस इतना ही उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ रखा गया जितना कि वो अपना देश को प्रोटेक्ट कर पाए और बेसिक काम और फंक्शनिंग कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मैंने कहा मिलिट्री 3 विंग्स में डिवाइड होता है। मतलब सीरियसली एक चीज लेना पड़ेगा यार, ये जो दुख, मतलब गुस्सा आता है भाई, क्या करें यार। हाँ ले लेंगे यार, क्या है इतना। इसको साला ऐसे पकड़ के घूमूंगा अभी, ऐसे टॉर्च जैसा, इसको ऐसे डाउन कर देने से दिमाग खराब हो रहा है। हाँ फैल जा, मर जा। ओके, तो जर्मनी का मिलिट्री उसका 3 चीजों का होता है। जमीन बोले तो आर्मी, देन एयरफोर्स और नेवी, तीनों के ऊपर झटका पड़ा था। क्या यहाँ पे जो उनका आर्मी था, बोला गया था कि आर्मी सिर्फ आप 1 लाख रख पाओगे। सो 1 लाख सोल्जर्स लोग को अलाउ था, बाकी लोग को निकाल दिया गया, बोला भाड़ में जाओ। सेकंड, उनका जो नेवी था, नेवी को बोला गया था कि सिर्फ आपका 10,000 लोग ही डिप्लॉयड रहेंगे और 24 ठो जो जहाज है, शिप्स है, आपका बेसिक मैरीटाइम काम करने के लिए आप रखना, उससे ज़्यादा नहीं। और एयरफोर्स को तो टोटली बैन कर दिए, पूरा टोटल बैन कि एक जर्मन जहाज ऊपर में उड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे समझ में है। तो ये था इनका सेकंड पॉइंट। पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, अच्छा मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अपने को जगह का शॉर्टेज हो रहा है, तो थोड़ा सा मिटा के जगह बनाना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। ओके, जस्ट वेट, जस्ट हैंग ऑन। ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ठीक है, मैंने क्या कर रहे थे हम, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गया कि जर्मनी हैज टू पे अ वॉर इंडेमनिटी ऑफ $33 बिलियन। सेकंड पॉइंट में क्या कि जर्मनी का मिलिट्री को बहुत रिड्यूस किया गया था। आर्मी का सिर्फ 1 लाख का स्ट्रेंथ, नेवी का 10,000 प्लस 24 शिप्स और एयरफोर्स को टोटली बैन। तीसरा एक और एक चीज आप लिख सकते हो, क्या, राइन वैली के ऊपर में, क्या, राइन वैली। अब कोई भी इलाका हो, वो इलाका अगर रिसोर्सेज से भरा है, मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो इलाका छीनने के लिए सब कोई आएंगे। तो वैसे ही ये इलाका भी छीनने के लिए आए थे। ओके, अच्छा देखो क्या, तो राइन वैली जो था ये टोटली इसको डीमिलिटराइज्ड किया गया। सबसे पहले तो डीमिलिटराइज्ड मतलब यहाँ पे जर्मनी का कब्जा था, तो इसमें से मिलिट्री को पहले हटाया गया। दूसरा चीज क्या, अब ये राइन वैली को सीधा जर्मनी से उठा के फ्रांस के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले, फ्रांस के हवाले। क्यों, एज अ फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन फॉर हिज एक्टिविटीज इन वर्ल्ड वॉर 1 और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही रिच था, कोल से भरती था। सो यहाँ से बहुत लोग पैसा कमा सकते थे। एक और एक एडिशनल पॉइंट आप लिख सकते हो, सप्लाई ऑफ कोल, सप्लाई ऑफ कोल, कि ये कोल को सप्लाई करना था किनको, जो कि जीते हैं पार्टी। तो ट्रिपल इंटेंट लिख दे रहा हूं, ट्रिपल इंटेंट के लोगों को कोल सप्लाई करना था बहुत फ्री में। कितना साल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो जस्ट इमेजिन 15 साल के लिए आपका रिसोर्सेस खुद वही कंट्री यूज नहीं कर पाएगा, बट आपको सप्लाई करना है कोई दूसरा कंट्री को। टोटली अनफेयर। यहां तक समझ में आए, यहां तक समझ में आए। यह है 4 पॉइंट। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और भी एरियाज है हम लिख सकते हैं। हाँ, और एक जगह है अलास्कन लोरेन, वो भी फ्रांस को वापस लौटा दिया गया था, और वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था भी नहीं। वर्ल्ड वॉर से बहुत पहले फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, तब अलास्कन लोरेन को लिया गया था। और अलास्कन लोरेन को जब लिया गया था, इसको भी, उसी चीज को भी यहाँ पे घसीट दिया गया और इसको भी ले जाया गया। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी 4 पॉइंट आप इसको आराम से लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, कहानी खत्म। सो क्या, नेम एनी 2 नेशन विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कोई भी कंट्री आप लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। तो ऐसे कोई भी 2 कंट्री लिखना है। तो 2 कंट्री में हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, एक है पोलैंड, ठीक है, ठीक है, और एक है हम लिख सकते हैं बेल्जियम। पर ध्यान से समझना, बेल्जियम पहले से भी तो कंट्री था, पर जर्मनी ने उसको कब्जा कर रखा था अच्छा खासा, ठीक है, कुचल दिया था उसको। और वहीं पे ही हमारा वेस्टर्न फ्रंट का लड़ाई हुआ था फ्रांस के साथ। ऑफ कोर्स उन लोग फ्रांस में घुस नहीं पाए थे, बहुत दूर में थे। तो मतलब कि इतना समझना, जैसे थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये जो 2 इलाका है, ठीक है, इन 2 इलाका के बीच में बेल्जियम है। मैं एरिया एंड साइज का बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये है बेल्जियम और ये है जर्मनी। अब जर्मनी को जब फ्रांस जाना था जमीन के रास्ते से, तो बेल्जियम से गुजरते हुए ही फ्रांस को वो जा सकते थे। और फ्रेंच आर्मी लोग बेल्जियम के आधा रास्ता में ही रुक गए और वहाँ पे ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। सो उधर घुसते नहीं है। सो 2 कंट्री कौन है, पोलैंड, बेल्जियम, और एक है चेकोस्लोवाकिया।
और एक है चेकोस्लोवाकिया। यहाँ तक क्लियर है? ये तीन मैंने तीन बताए, कोई भी आप दो लिख सकते हो। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन? ये तो हमें ही पता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? दैट वाज लीग ऑफ नेशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। टू ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, केवल लिख सकते हैं टू मेंटेन पीस एंड अवॉइड वॉर। ये एक ऑब्जेक्टिव था, जो कि एक ही काम तो था, मेजर काम लीग ऑफ नेशन का, वो भी उसने मेटाफोरिकली कर दिया था बढ़िया तरीके से, बर्बाद वो भी नहीं कर पाया। सेकंड, टू मेंटेन या टू रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ अदर नेशन। अदर नेशन मतलब क्या? वही मेंबर स्टेट जो भी इसके मेंबर हैं। रेस्पेक्ट या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी बरकरार रखना है। क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? इसमें से दो तीन चीज और पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। मेरे को दो लिखाना था, मैंने दो लिखा लिया, ठीक है? नेक्स्ट है मेंशन 3 चेंजेस इन टेरिटरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो कि एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में क्या था? बहुत सारा इलाका को इधर उधर किया गया था। तो आपको कोई सा भी तीन लिखना है। मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारा चीज बता दिया है, इसमें से कोई भी तीन आप लिख सकते हो। इसी को भी आप इंक्लूड करके लिख सकते हो, ठीक है? सबसे पहले पोलैंड एंड यूगोस्लाविया emerged as independent state, इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये था पहला। सेकंड क्या था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी were separated into two respective nations। और तीसरा, Alaska and Lorraine was given to फ्रांस। यहां तक क्लियर है? समझ गए? ऐसा बहुत सारे पॉइंट है, आप कोई सा भी 3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो और आपका ये वाला कहानी खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इतना समझना, जैसे मैं एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन देता था, अभी तो खैर आपका पोर्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ना, आपका इवेंट्स हटा दिया गया और आपका हर चीज़ का थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो चुका है, तो इतना अब इसमें कुछ मटेरियल रहा नहीं पढ़ने को। बट पहले जब दिया जाता था, और ये एक जनरल स्टेटमेंट था, इसको समझना अपने प्रैक्टिस के लिए, बस अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लेना क्या कि द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर was sown मतलब ऐसे उगाया गया था सीड को, sown at या आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है? या इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर was sown in ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जानबूझ के ऐसा एग्रीमेंट किया गया था, जानबूझ के ऐसे पॉइंट किया गया था जो कि सबको पता था कि कुछ ना कुछ एक चीज ऐसा होने वाला है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर है बड़ा सा पेड़, उसका बीज कहां पे उगा था? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। नेक्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। एकदम इजी है, एकदम आसान है, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं कभी कभी, वो मतलब पैटर्न के हिसाब से आता है। और यहाँ पे जो कुछ भी आप इसका पार्ट पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से पढ़ लेना, छोटे छोटे मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके लिया है। इसमें मेजर पोर्शन आपको कहानियां हैं, आपको समझना पड़ेगा, और आई थिंक अभी अब तक आपने समझ लिया। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं, और उसके रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन लेके आया है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? देखते हैं। पहला क्या है? राइट एनी 3 कॉजेस व्हिच लीड टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसका थोड़ा मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हमारा कौन सा टाइम में खत्म हुआ? वर्ल्ड वॉर हमारा चला 1914 से लेके 1918 तक। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कब साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हमारा साइन हुआ 1919 में। ऑलमोस्ट सारे एग्रीमेंट इसी साल में साइन हुए थे, ठीक है? अब इसके बाद से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हो चुका है। नया वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि पावर शिफ्ट और डायनामिक शिफ्ट हो चुका है। इतना समझना, वॉर जब भी लड़ा जाता है तो वो पैसों के बदौलत लड़ा जाता है, क्योंकि गोली और वेपन्स और हथियार इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे समझना कि 2 कंट्री ऐसे थे जो कि उनका पॉलिटिकल सिचुएशन और बाकी सारा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हिल चुका था। मैं यहाँ पे यूरोप के 2 कंट्रीज का बात कर रहा हूँ, दैट इज जर्मनी एंड इटली। यहाँ तक ठीक है?
यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों कंट्रीज में कुछ कुछ कंडीशन ऐसे थे जो कि सिमिलर कंडीशन बन चुके थे, और मैंने आपको हमेशा कहा है ना, जब भी सिचुएशन सिमिलर होगा तो उसके आउटकम्स हमेशा वही होते हैं और ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों कंट्री में सिमिलर सिचुएशन क्या थे, क्या कॉजेस थे। सबसे पहला एक था कि दोनों ही ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से डिसकंटेंट थे, दोनों ही ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब आप बोलोगे सर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस तो जर्मनी के साथ साइन हुआ था, तो इटली फिर क्यों डिससेटिस्फाइड था, इटली क्यों डिसअपॉइंटेड था? जर्मनी का डिसअपॉइंटमेंट होना समझ में आता है, बिकॉज उसको पूरा क्रश कर दिया गया, उसको मतलब तोड़ दिया गया, मिलिट्री उखाड़ के ले गए, उसके रिसोर्सेज सारे चुरा के ले गए, बहुत सारे कंट्री जो कब्जा किया था वो छीन के ले गए, तो और ऊपर से इतना हर्जाना उसको देना पड़ा, तो उसका डिससेटिस्फाइड होना समझ में आता है। बट इटली का क्यों? क्योंकि देखो इटली ने दल बदला था और वो जानबूझ के ट्रिपल एंटेंट लोगों के पास गया था। क्यों गया था? वो इसलिए गया था क्योंकि उसको जर्मनी का कुछ इलाका चाहिए था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जर्मनी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये तो बहुत कॉमन है, उनका मिलिट्री को कम कर दिया गया, उनका रिसोर्सेस छीन लिया गया, तो ये चीज हम आराम से लिख सकते हैं कि क्यों ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस डिसअपॉइंटमेंट था जर्मनी के लिए। बट इटली के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जर्मनी और टर्की का कुछ वैल्यूएबल और रिच रिसोर्सेस से रिच कुछ जगह उसको मिले, बट उसको मिला नहीं। तो यहाँ पे वो जो डिमांड कर रहा था, जो डिजायर कर रहा था, वो उसको मिला नहीं, इसीलिए वो डिससेटिस्फाइड हो गया। क्या क्या मिला? छोटे मोटे इलाका मिले, सब कोई टायरोल मिला, डलमेशिया मिला, ट्रेंटिनो मिला, ऐसे नाम के छोटे छोटे जगह उसको मिले, पर जो रिसोर्सफुल जगह थे वो उसको नहीं मिले। तो इसीलिए जर्मनी में भी डिससेटिस्फाइड था और इटली भी, ठीक है। सेकेंड कारण क्या था? इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, दोनों ही कंट्री बराबर तरीके से बर्बाद हो चुके थे पॉलिटिकली, ठीक है। देखो लड़ाई में चाहे आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, डजंट मैटर, वॉर में गए मतलब पैसा डूबा, आपका पैसा वेस्ट हुआ, आपका यहाँ पे इकोनॉमिक बैकलैश आपको झेलने को पड़ेगा एनी हाउ। सो यहाँ पे जर्मनी का क्या हालत हुआ? जर्मनी का ये हालत हुआ कि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस इतना हुआ, किस चीज की वजह से? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ध्यान से समझना कि आपको पॉइंट्स कैसे बनाना। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्या हुआ? तो यहाँ पे जो लोग थे उनको भरोसा दिलाया गया, उनको अश्योरेंस दिलाया गया। क्या अश्योरेंस दिलाया गया? कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ नाजी पार्टी और यू सपोर्ट अस, या फिर यू follow the Nazi ideology, and in that way we will help you or we will take you out of your economic misery, yeah we will help you to, yeah we will help the nation to build it again, yeah to rebuild it or to develop the economic condition। तो ये assurance उनको दिया गया लोगों को, क्या? कि your economic condition will definitely improve, just support us। यही सिचुएशन को फायदा उठाया सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि इटली में भी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, नो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। नो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, देखो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका ओपोजिशन। इसलिए मैं इंडिया का डेमोक्रेसी के ऊपर भी मैं जब एक बार कहा था कि इस बार पिछले बार का जो इलेक्शन हुआ था हम लोग का जनरल इलेक्शन, कि यहाँ पे अच्छा हुआ कि बीजेपी सरकार या उनका अलायंस का पूरा सीट नहीं आया। क्या नारा लगा था? अब की बार 400 पार, नहीं हुआ 400 पार, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपोजिशन का स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है जितना कि रूलिंग पार्टी का। अगर ओपोजिशन बिल्कुल ही हटा दिया जाए, बिल्कुल ही पावरलेस कर दिया जाए, देन वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है। अगर यहाँ पे ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो बने थे, क्या जर्मनी में था नाजी पार्टी, ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी भी इसको कहते थे, और इटली में था हम लोग का फैसिस्ट पार्टी, ठीक है। अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई ओपोजिशन था ही नहीं, अगर भी था तो उसके लीडर को मार दिया गया, उनको पूरा कुचल दिया गया, उनको पूरा ऑब्लिटरेट कर दिया गया, उनको पूरा मिटा दिया गया नामो निशान, ताकि इनको किसी भी तरीके का ओपोजिशन कोई ना करे और ये सोल चॉइस रिमेन रह जाए एंटायर कंट्री में। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब हमको ये तीन चीज तो पता था, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ये था कि यार इनके जो लीडर थे ना, उनका पर्सनैलिटी भी लीडरशिप वाला था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ लीडर। कौन? नाजी पार्टी का कौन? अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर आपके नजर में कोई कैसा भी हो, पर इतना आप कह सकते हो कि भाई बंदे में बात तो है,
बंदे का स्पीच का स्किल्स, माय गॉड, खतरनाक स्पीच देता है। उसका स्पीच कभी रियल वाले कुछ कुछ फुटेजेस से जाके यूट्यूब में सर्च करके देख लेना, इतना मेस्मराइजिंग और इतना इफेक्टिव होता है कि क्या बताएं। अभी जैसे स्पीच बोलने का दो तरीका, एक तरीका कि नॉर्मल ऐसे बताना कि हाँ यहाँ पे ये पार्टी ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इस चीज का हुआ था। दूसरा तरीका है यूजिंग हैंड जेस्चर्स। अगर आप हैंड जेस्चर्स करके कोई चीज को बताते हो, या मुझे अगर आपको बोलना है कि आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा, दोनों में बात इफेक्टिव होता है। और ये चीज देखना, बेचारा ध्रुव राठी ना थोड़ा समझ चुका है बट कर नहीं पाता, इसीलिए वो इतना वीडियोस बना रखा है, इतना चीज कर रखा है कि उसका एक ही वीडियो आता है, वो हमेशा ऐसे ही करेगा, एक ही चीज करता रहेगा। उसको पता है किसी ने उसको कह दिया कि हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना है, पर हैंड जेस्चर का इस्तेमाल बेचारा वो सिर्फ एक ही चीज में करता है, सिर्फ ऐसे। गधा है थोड़ा। अच्छा ओपोजिशन करता है विच इज ग्रेट, अच्छा ओपोजिशन करता है, बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आता है, मगर थोड़ा गधा है। ठीक है, यहां पे देखो ये वाला समझ में आ गया। ये सब क्या लिख सकते हैं कि कितना बढ़िया उनका पर्सनालिटी था, लीडरशिप क्वालिटी था, बहुत गिफ्टेड ओरेटर थे, बहुत अच्छा स्पीच देते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, उनके पास में बात रहता था। जैसे एक चीज यहाँ पे कॉमनली जानना कि जैसे एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल किया जाता था, किसके द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। यहाँ पे कागज है, जैसे भी वो स्पीच यहाँ पे जब देने को आता था एडोल्फ हिटलर, ज्यादातर और स्टार्टिंग के दिनों में उसका टैक्टिस था कि लोगों के सामने जब वो स्पीच देता था तो अपने हाथ में कागज रखे रहता था, और जब भी कागज रखे रहता था स्पीच जब वो देता था उन सबके सामने इसको बोलता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस है जो हमारे लिए बुरा हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, गलत हुआ, ये हुआ, और सबके सामने ऐसे फाड़ देता था, बोलता है मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। तो लोग पूरा पागल हो जाते थे। तो ये सब टैक्टिस होता है लोगों को विन करने का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आया कैसा खतरनाक पर्सनालिटी है। और भी आपके सिलेबस कम है इसीलिए ज्यादा बता नहीं रहे, मगर इसके ऊपर तो बहुत खतरनाक स्टोरीज है, कभी और डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पे हमने इसको लिख दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है कैसा है देखते हैं। कि यहाँ पे लिखा है मेंशन एनी 3 सिमिलैरिटीज। इनका आइडियोलॉजी, इनका जो विचारधारा था नाजी पार्टी और फैसिस्ट पार्टी का, इनका विचारधारा में समानता क्या क्या था। बहुत सारे थे, कोई भी 3 आपको बताने। तो यहाँ पे मैं नीचे में बता दे रहा हूँ। एक था, अच्छा दोनों का ही बता दे रहे हैं ना, क्योंकि कॉमन तो है। सबसे पहला, दे बोथ बिलीव, दोनों ही एक चीज में, मतलब बहुत सारी चीजों में बिलीव रखते थे। एक चीज में उनका क्या था, उन लोग एक चीज को मानते थे, उन लोग एक चीज को अपहोल्ड करते थे, क्या, कि 1 पार्टी 1 लीडर। ये इस आइडिया पे बिलीव करते थे, 1 पार्टी 1 लीडर। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि उनके कंट्री में मल्टीपल पार्टीज हों, उन लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे एक ही पार्टी डोमिनेट करे और एक ही लीडर हो, तब जाके देश का कुछ उन्नति हो सकता है। दोनों का सिमिलर आइडियोलॉजी था। दे अपहोल्ड द आइडिया ऑफ 1 पार्टी 1 लीडर। यहां तक ठीक है। सेकंड चीज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, दे बिलीव, वो लोग बिलीव करते थे किसमें, एग्रेसिव नेशनलिज्म में। अग्रेसिव नेशनलिज्म में मतलब उनका विचारधारा कैसा था कि देश के लिए कुछ करना है तो एग्रेसिवली ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि अगर अपना देश के प्रति प्यार है वो नेशनलिज्म है, अगर अपना देश के प्रति प्यार और किसी देश के प्रति नफरत है तो उसको बोलते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर अग्रेसिव नेशनलिज्म। सो दोनों इस चीज पे बिलीव करते थे। तीसरा, उन लोग एक चीज को नहीं मानते थे, किसको, डेमोक्रेटिक सिस्टम को या डेमोक्रेसी को। वो लोकतंत्र को नहीं मानते थे। वो कहते थे लोकतंत्र से कुछ नहीं होने वाला है, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो 1 पार्टी 1 रूल होना चाहिए, और उसी के लिए 1 पार्टी 1 रूल के लिए डेमोक्रेसी को हमें नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होता है। डेमोक्रेसी का मतलब भी मल्टीपल पार्टीज, अगर एक पार्टी है मतलब डेमोक्रेसी को वो नहीं मान रहे। ठीक है। चौथा, ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लोग सपोर्ट करते थे इस चीज को, किसको, टोटलिटेरियनिज्म को। मतलब दोनों ही डिक्टेटरशिप विचारधारा से रखते थे कि भाई डेमोक्रेसी उमोक्रेसी कोई दरकार नहीं है, 1 पार्टी 1 रूल जो होगा हम ही करता धरता है, हम ही आपको देख लेंगे, अच्छी तरीके से कर लेंगे। और ये देखो इसमें तो ऐसे बताएंगे तो बहुत है, आपको कोई भी अच्छा लगा 3 लिख लेना, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे चीज को डिस्कस नहीं भी कर रहा हूँ, समझ में आए। और ये लोग क्या, ये लोग वॉर को अपना टूल मानते थे। नेशनलिज्म में लोग बोलते थे मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, और किसी कंट्री को के ऊपर में अगर आपको मतलब आपको सुप्रीम अगर बनना है, सुप्रीम कंट्री बनना है, पावरफुल कंट्री बनना है तो आपको मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे सारे विचारधारा इनके थे। तो कोई सा भी आपको 3 लिख लेना है। नेक्स्ट, नेम देयर रेस्पेक्टिव सुप्रीम लीडर। मैंने तो आपको पहले कह दिया कि यहाँ पे उनका सुप्रीम लीडर के नाम हम लोग को लिख देना है। एक तो पता है, एक है जर्मनी के सुप्रीम लीडर कौन, अडोल्फ हिटलर, और वहां पे इटली के कौन,
सबको पता है, बेनिटो मुसोलिनी। क्लियर है, एकदम इजी, जस्ट बेसिक बेसिक। नेक्स्ट, नाजी पार्टीज आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, डिस्क्राइब। तो ये तो एकदम आसान है, ये हमने बार बार किया भी है, मतलब पढ़ा भी है बहुत कॉमनली। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है कि उनका जो सबसे पहला चीज़ एडोल्फ हिटलर ने किया इन द मीन टाइम, जब उन्होंने पावर अक्वायर किया, क्योंकि सबसे पहले आप इतना समझना क्यों इस पर्सनालिटी को ज़्यादा मैं अप्रिसिएशन के तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, होलोकॉस्ट हुआ वो सब अलग बात है, वो उसका कंट्री का पॉलिटिक्स है, हमें लेना देना नहीं है। बट एक चीज़ आप समझो कि एक इंसान जो सिर्फ एक आम सिपाही था, कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हाँ, ये चीज़ भी याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से ये इंसान जाके बैटल में लड़ा था और इसीलिए वो इतना बहादुर इंसान था। ऐसे एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, है ना, कि उनको एक जर्मनी का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड भी मिला था, आयरन क्रॉस। उसका नाम क्या था, आयरन क्रॉस। जैसे हर कंट्री का अलग अलग होता है अवार्ड वगैरह, ये था आयरन क्रॉस, जर्मनी के तरफ से मिल चुका था। और जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से वो हारे तो उनको बहुत दुख लगा कि हम क्यों सरेंडर कर रहे, हम क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे। तो जब वो कंट्री के पास में जब वो वापस गए तो कंट्री कुछ नहीं था, बर्बाद हो चुका एक तरफ से। तो वो स्टार्टिंग एक सिंपल सिपाही से लेके जर्मनी का सुप्रीम लीडर बनना कोई आम बात नहीं है, और वो भी बहुत रैपिडली। मतलब वर्ल्ड वॉर के इतना आप समझ लेना, अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था 1939, सो 1939 को मैं मान लेता हूँ वो टाइम, तो 1919 में एग्रीमेंट साइन हुआ, तो मतलब आप समझ के लो कि 20 साल और 20 साल से भी कम के टाइम में एक आदमी का इतना पावरफुल हो जाना, कुछ तो बात था उसमें, राइट। तो यहाँ पे उसने एक चीज क्या किया, मैंने आपको बताया था ना कि वहां पे उनका आर्मी क्या था, कमजोर हो चुका था। कैसे कमजोर हुआ था, हमने डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। इस इंसान ने क्या बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। देखो क्या क्या उसने बताया, जितने भी बिलियनर्स और रिच लोग हैं जर्मनी में, सबसे पहले ये उनके पास में गया और ये उनको अप्रोच किया एज देयर फाइनेंसर कि आप मुझे फाइनेंस करो, जब मैं पावर में हूंगा तो मैं आपको चांस दूंगा। अभी भी तो वैसे ही हो रहा है ना। मोदी और अडानी एक दूसरे का पीठ खुजा रहे हैं, देखो मोदी और अंबानी एक दूसरे का पीठ खुजा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा पार्टी को पैसा झोला भर भर के देता है कौन, अंबानी और अडानी। किनको, मोदी को। फिर मोदी बदले में क्या देता है, जितना भी जो भी देश का प्रोजेक्ट होता है, देश का संपत्ति सब लूटने के लिए उनको परमिशन दे रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी उसको परमिशन दे रहा है, ये उसका पीठ, ये उसका पीठ। बायोलॉजी में कहता है ना सिम्बायोसिस, ये दोनों ही सिम्बायोसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अडोल्फ हिटलर ने इस चीज को क्रैक कर लिया, वहां के रिच लोगों को अपना फाइनेंसर बनाया और ये लोग उसका फाइनेंस उसको बैक करते थे, और बदले में इन लोग से सब इंडस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्स बाद में बनाने के लिए सब प्रोजेक्ट इनको दे दिया। अब ये पैसा से क्या क्या पता है, ये पैसा से जो आर्मी थे जो डिसबैंड हो चुके थे, उन आर्मी को ये हायर कर लिया और अपना प्राइवेट आर्मी बना लिया। कितना स्मार्ट है देखो। जितने लोग भी आर्मी से डिसबैंड हो चुके थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा था क्या कि सिर्फ 1 लाख सिपाही रहेंगे, तो बाकी जो थे डिसबैंड, मतलब जॉब से निकाल दिया गया, चलो भाड़ में जाओ। तो इन लोग सब बेरोजगार हो गए। अडोल्फ हिटलर ने उन सबको हायर कर लिया, बोला कि तुम अब देश के नहीं प्राइवेट आर्मी हो, मेरे लिए काम करोगे, लाइक अ बॉडीगार्ड, है ना। तो अब उनका जो आर्मी स्ट्रक्चर था वो 2 पार्ट में था। क्या, एक लोग को वो अच्छा, और जो पार्टी में थे, नाजी पार्टी के जो सिपाही लोग थे उनका, या फिर नाजी सोल्जर्स जो थे, उनका ड्रेस कोड 2 प्रकार का था। ड्रेस कोड 2 प्रकार का कैसे था, एक ब्राउन यूनिफॉर्म में घूमते थे और एक ब्लैक यूनिफॉर्म में। ठीक है, एक ब्राउन और एक ब्लैक, और दोनों का अलग अलग काम था, दोनों का अलग अलग काम था। जो ब्राउन के थे, जो ब्राउन यूनिफॉर्म में थे, उनका काम क्या था पता है, उनका काम था कि पार्टी के जितने मेंबर्स लोग हैं, आम आदमी मेंबर्स लोग, उनको प्रोटेक्ट करना, और ओपोजिशन का जो कुछ भी मीटिंग हो रहा है उसको जाकर तोड़ फोड़ देना, तहस नहस करना। ओपन एजेंडा था इनका कि यहाँ पे एक जन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पार्टी मेंबर को, और डिसरप्ट करना। किसको डिसरप्ट करना, ओपोजिशन का। और ब्लैक लोग का मेंबर क्या था, ब्लैक यूनिफॉर्म का मेंबर था कि लीडर्स लोगों को प्रोटेक्ट करना। जितने भी नाजी के टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप ब्रास हैं, उनको सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए आप कोई भी वॉर मूवी भी निकाल के देख लो, कुछ भी कर लो, अगर कोई नाजी सिपाही, सॉरी माइक हिल गया, अगर कोई नाजी सिपाही ब्लैक ड्रेस में है, मतलब वो बहुत खूंखार होता है। जो एसएस बटालियन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बदनाम था, क्रूलेस्ट बटालियन के नाम से, वो लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में रहते थे। माय गॉड, एकदम अलग लेवल के खतरनाक सिपाही लोग थे। कभी वर्ल्ड वॉर का डिटेल्स या कोई किस्सा अगर मिलेगा टाइम तो करेंगे, कितने सारे किस्से हैं, देखना, सुनोगे इतना दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वो कभी पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, अभी तो हम एग्जाम में हैं, तो जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए बताते रहो। यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो नाजी पार्टी का दो पार्ट में क्या था पता है? नाजी आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट कॉल्ड एज द ब्राउन शर्ट एंड द ब्लैक शर्ट. द ब्राउन शर्ट फंक्शंस और द सोल्जर ऑफ द व्हिच बिलोंग टू द ब्राउन शर्ट, their function was to protect the member of Nazi party and to disrupt the meeting of the opposition, whereas the soldiers who were called as the black shirt, their function was to protect the leader of और द टॉप लीडर ऑफ नाजी पार्टी. क्लियर है? काम खत्म, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिस्क्राइब करना था, कर तो दिया. नेक्स्ट, हु रोट द बुक मेन काम्फ? ये तो हमें पता है, बहुत इजी है. ये लिखा था अडोल्फ हिटलर ने. अडोल्फ हिटलर रोट द बुक मेन काम्फ व्हेन ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज इन जेल. तो जेल में रहते हुए ये इंसान ने किताब लिखा था मेन काम्फ. मेन काम्फ जर्मनी में लिखा गया है, उसका मतलब होता है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल. और वो बुक उस जमाने में जर्मनी का सबसे टॉप मोस्ट सेलिंग बुक बना. तो जेल में रहते हुए भी इसने आपदा को अवसर में बदल दिया. यहां तक क्लियर है? अभी देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, और जब कभी ये क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और नाजी पार्टी, इनका थोड़ा मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं. तो इसीलिए जितना मुझे सही लगा था मैंने इसको बना लिया. आई होप आपको ये रिविजन हो गया होगा. कॉजेस सिर्फ ये पढ़ना है. कॉजेस क्या था? लीडरशिप क्वालिटी क्या थे? अच्छे ऑरेटर थे, गुड पर्सनालिटी था. उनका राइज कैसे हुआ? राइज होने के बाद में इन लोग क्या उत्पात मचाए? उत्पात तो मचाया वर्ल्ड वॉर 2 का, हमें पता है, पर ये राइज क्यों हुआ सबसे ज्यादा जरूरी. किन कारणों की वजह से इन लोग पनपे, और वो कारण लिख दिए. फिर आइडियोलॉजी में दोनों का सिमिलर क्या है, ये नहीं पूछेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है. और जितना जानना था मैंने आपको बता दिया, और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एक बार देख लेते हैं इसका क्या क्या क्वेश्चन है, और बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड इसमें है भी नहीं. पहला क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 कॉजेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? दैट इज 1939 से 1945. अगर इतना भी नहीं पता मतलब सीरियस प्रिपरेशन की जरूरत है. ठीक है, 1939 से 1945. वो पहला वर्ल्ड वॉर कितना टाइम के लिए चला? 4 साल के लिए. ये उससे भी ज्यादा टाइम के लिए चला. ठीक है, और ये होगा बोल के कहीं ना कहीं कुछ लोग अंदेशा कर रखे थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ऐसा था कि जिसके वजह से ये हालत होना ही था. ठीक है, तो पहला अभी देखते हैं क्या लिखा है. 3 कॉजेस. कॉजेस तो बहुत सारे हैं, कोई भी 3 आप कॉजेस लिख सकते हो. एक कॉजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली, ये एक कारण है. ठीक है, सेकंड कारण क्या है? फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, कि भाई लीग ऑफ नेशन तेरा एक ही काम था जिंदगी में अपना, कि तू ऐसा काम करना कि जहां पे दोबारा ऐसा इतिहास ना दोहराए. वो ही नहीं कर पाया. पीस को मेंटेन नहीं कर पाया, वॉर होने से रोक नहीं पाया. क्या काम कर रहा था पता नहीं. हाँ, ये तो तभी पता चल गया था फेल होने वाला था, क्योंकि यूएस भी इसका पार्ट था नहीं इनिशियली, और बाद में बहुत सारे कंट्री ये चीज को छोड़ते गए, बोले कि इससे कुछ नहीं होने वाला, टाटा एंड बाय बाय. तीसरा, अब यहाँ पे एक चीज जानना, जब भी हम लोग का ऐसा सिचुएशन आता है बार बार, तो वहां पे एग्रेसिव नेशनलिज्म को और कुछ कुछ इवेंट क्या करते हैं, बढ़ावा मिलता है. तो यहाँ पे एक पॉलिसी देखो, वो तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, बट आप इसको क्या बोलते हैं, इस कॉज में भी बता सकते हो. क्या कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया था, पर ठीक है, इसको इसमें भी लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. एक है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, है ना, हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरीके से. और एक क्या है, और एक हम लिख सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट विद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, या इन ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है. और भी कॉजेस है, वो डिस्कशन में पता चल जाएगा. तो इसको लिख देना. अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इसके साथ में एक एक पॉइंट इसको डिस्क्राइब करते हुए लिखते जाना, विच इज वेरी इजी. आई डोंट थिंक कुछ हार्ड है. तो 3 कॉजेस हमारा हो गया. नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब मैंने आपको जैसे कहा था, पॉलिसी मतलब क्या, एक नियम है, एक रूल है, वो लोग फॉलो करते हैं. एक पॉलिसी क्या फॉलो करते हैं, जहां पे कोई भी कंट्री बहुत हॉस्टाइल हुआ रहता है, बहुत अग्रेसिव हुआ रहता है, उसका डिमांड को मान लेना होता है. क्यों मान लेना होता है? ये साबित करने के लिए वो सही है नहीं, इसीलिए क्योंकि अभी अगर हम उन पे कुछ एक्शन लिए तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगा हमारे ऊपर. ठीक है, इसीलिए देखना, ध्यान से समझना. अभी तो स्कूल में नो पनिशमेंट जोन हो चुका है, तो स्कूल में टीचर लोग पनिशमेंट नहीं दे सकते. तो कुछ कुछ रहते हैं ना बिगड़ैल बच्चे, जो चिरकुट, जो उछलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बाप के पैसों से. तो बाप के पैसों से जब क्लास में ज़्यादा उछलते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो लोग टीचर से बदसलूकी करने जाते हैं. तो टीचर कौन सा पॉलिसी अपनाता है पता है? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. वरना आप अगर उसी इंसान से अगर बाहर में मिले रहते या नहीं, या दूसरा कोई सिचुएशन में अगर रहते, तो वो पटक ही देता. मैं तो अपना सिचुएशन बता रहा हूँ. क्लास में भी हमें पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यार बच्चे हो आप लोग ना. बाहर कोई बदतमीजी ऐसा किया रहता है तो पकड़ के 2 पीस, क्योंकि बहुत मार पड़ता है, क्योंकि एक हद होता है कंट्रोल करने का.
वर्ल्ड लेवल पे भी, क्लास में भी। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट का मतलब क्या, कि मतलब किस हद तक वो कंट्रोल कर सकते थे, क्यों ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा कंट्रोल नहीं किए देन अगेन वॉर हो जाएगा, अगेन लड़ाई हो जाएगा। सो इसीलिए यहां पे इन्होंने कहा व्हाट इज पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। सो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट इट रेफर्स टू अ पॉलिसी इन विच द हॉस्टाइल डिमांड ऑफ एन एग्रेसिव नेशन इज एक्सेप्टेड एंड नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दैट नेशन। क्यों ऐसा किया जाता है, दिस इज फॉलोड और दिस इज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड टू अवॉइड एनी इमीडिएट एक्सकलेशन ऑफ वॉर और टू इमीडिएट एक्सकलेशन। यहां तक क्लियर है, ये टेंशन को कूल करने के लिए, ईज आउट करने के लिए पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपनाया जाता है। क्लियर है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट, इन 1931 विच नेशन ऑक्यूपाइड मंचूरिया। देखो मंचूरिया नाम का एक जगह है। अब यहां पे एक चीज समझना, यूरोप में एक गुंडा तो पैदा हो रखा है ऑलरेडी, है ना, एक क्या दो गुंडे पैदा हो रखे हैं। मैं वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एक जो जर्मनी में है, जो कि पूरा बॉडी फॉडी बना के आया और बोला है कि बेटा बाप का दादा का सबका बदला लेगा एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर तो कह के आया था भाई कि जो भी आप लोग बदसलूकी किए हो, जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में आपने उत्पात मचाया है, सबका बदला लिया जाएगा एक एक करके, और जो भी मेरे पीठ में छुरा मारा है उसके पीठ में तलवार मार के रेडी करने के लिए आया था। इतना पावरफुल वो हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है। तो वैसा ही एक गुंडा, वैसा ही एक दादा पैदा हुआ था कहाँ पे, एशिया में। तो एक एशिया का गुंडा है जिसका नाम है जापान, और यही कंट्री ने मंचूरिया को कब्जा किया था। और मंचूरिया को जब कब्जा किया था इनिशियली एक कौन सा डिस्प्यूटेड इलाका, और ये किससे बिलोंग किया रहता है, चाइना से। तो चाइना ऐसे जा के गुहार लगाया किससे, लीग ऑफ नेशन के, कि भाई साहब ले लिया हमारा जमीन, हमारा इलाका, और ये जाके वहां पे सरकार भी बना दिया है, प्लीज डू समथिंग। कुछ नहीं किए। तो कॉन्फिडेंस मिलता है किसको, ऐसे कंट्री को। जब कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप किसी लोगों का देखना, ह्यूमन लेवल पे भी देखना, कोई मान लो आपको छेड़ रहा है, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है, और बदतमीजी कर रहा है, आप तो सह रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, आपके ना चुप्पी रहना ही उनको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो आपके साथ और बदतमीजी करे। अगर घुमा के रट के वहीं कान के नीचे बजा देते, अगले बार से भले ही तभी इमीडिएट लड़ाई हो जाए, मगर दोबारा वो आपसे ऐसे बिहेव करने से 2 बार सोचेगा। यही चीज ग्लोबल लेवल पे भी होता है। जब जापान ने कब्जा कर लिया मंचूरिया को और लीग ऑफ नेशन या कोई कंट्री ने कुछ नहीं किया, क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सब पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट मान रहे थे। क्योंकि यार अभी तो एक जंग खत्म किए, तो सब इकोनॉमिकली उभर ही रहे थे, तो फिर से क्यों किसी को एक्सकलेशन करना। तो इसीलिए इन लोग कुछ नहीं किए। जब कुछ नहीं किए तो जर्मनी का थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया, अच्छा अब पीटेंगे सबको, और यही ले डूबता है। क्लियर है। नेक्स्ट, नेम द 2 मिलिट्री ब्लॉक्स इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तो एकदम ईजी है कि 2 ग्रुप यहां पे बन चुके थे। एक ग्रुप का नाम क्या था, एक्सिस पावर, और एक ग्रुप का नाम क्या था, एलाइड पावर। इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा था, है ना। अब ध्यान से समझना, एक्सिस पावर का एक दूसरा नाम भी है, उसको बोला जाता है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। क्यों, क्योंकि 3 कंट्री लोग इस एग्रीमेंट में थे, और इस एग्रीमेंट में जब 3 कंट्री थे तो 3 कंट्री का राजधानी को नाम से भी इसका जाना जाता है। रोम है इटली, फिर उसके बाद हमारा बर्लिन है जर्मनी, और टोक्यो है जापान का कैपिटल। सो इसलिए रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। अलाइड पावर में पता है कौन है इजीली, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, और एक है यूएस। तो एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, एक है यूएस। यहां तक क्लियर है, यहां तक सब ओके है। चलो, तो इनके बीच में वॉर होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट, मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं देखो क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि आपने अगर पढ़ा भी नहीं है तो इसका डिस्कशन अगर आप सुन लोगे ना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत सारा चीज लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो देन आपके लिए थोड़ा डबल रिविजन के तौर पर ही काम करेगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, आज जो फ्रांसिस फर्डिनेंड का असैसिनेशन, जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस कंट्री को कब्जा कर दिया गया जिसका नाम है पोलैंड। अगर आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, तो पोलैंड कंट्री को सपोर्ट करने के लिए पोर्ट ऑफ डांजिग दिया गया था जर्मनी से लेके, किसको,
पोलैंड को। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर वन के बाद में एक चीज़ क्या हुआ था, यहाँ पे ज़्यादातर देखना कि जर्मनी का वो बहुत वीक कर दिया गया था। तो यहाँ पे जितना सारा पावर और चीज़ों को डिवाइड करके दे दिया गया था पोलैंड को, और बाकी सारा एरिया छीन के ले गए थे। जर्मनी का एक चीज़ बहुत एजेंडा क्लियर था, हम पावर में आएंगे, जो हमारा है उसको पहले लेंगे, अपने अपने पास रखेंगे, दोबारा जो जो गद्दारी किया है सबको चुन चुन के मारा जाएगा, किसी का बात नहीं सुना जाएगा। सो इसीलिए इन्वेजन ऑफ पोलैंड हैपेंस टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में है। और ये इन्वेजन कब हुआ था, 1939 में। और यहाँ पे एक टर्म आता है, उसका नाम है ब्लिट्जक्रिग। क्या, ब्लिट्जक्रिग, गूगल कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके ऊपर। ब्लिट्जक्रिग मतलब मिलिट्री टैक्टिक्स होता था, जो कि पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया कि जर्मनी ने इतना जल्दी पोलैंड को कैसे कब्जा कर लिया, रातों रात कब्जा कर लिया। सो रातों रात कैसे कब्जा कर लिया, उसने एक स्ट्रैटेजी लगाया विच इज कॉल्ड एज ब्लिट्जक्रिग, मतलब बिजली की तेजी से एक जगह को एंटर करना और मिलिट्री के साथ में उस एरिया को ओवरवेल्म कर लेना कि उसको रिटेलिएट करने का या सोचने का टाइम ही ना मिले। और जर्मनी ने उस टेक्निक को अपनाया, ब्लिट्जक्रिग। पूरा बाकी कंट्री लोग क्या फॉलो कर रहे थे, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, कोई कुछ बोला नहीं, सबने इलाका छीन लिया। और जब पोलैंड को इसने कब्जा किया ना, तो फिर उसके बाद में यूएसएसआर भी कहां पीछे रहता, यूएसएसआर ने भी ईस्टर्न पार्ट को इसका कब्जा कर लिया था, पोलैंड का ही। और ऐसे धीरे धीरे एग्रेशन बढ़ता रहा। सो इन्वेजन ऑफ पोलैंड हैपेंस टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। गिव एनी 2 रीजन फॉर द इवेंट। कौन सा इवेंट, इन्वेजन ऑफ पोलैंड, कोई भी 2 रीजन ध्यान से समझना। इसमें से एक रीजन ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक रीजन ये है पोर्ट ऑफ डांजिग। तो जो पोर्ट ऑफ डांजिग था, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के तहत में किसको दिया गया था, पोलैंड को। क्यों, ताकि वो इकोनॉमिकली सक्षम हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। कहाँ से लेके दिया गया था, जर्मनी को। तो जर्मनी का वो वापस लेना चाहता था। दूसरा चीज, वहां का पॉपुलेशन, पोलैंड में कुछ पॉपुलेशन कुछ जगह में ऐसे थे जहां पे ज्यादा जर्मन स्पीकिंग नेशनल्स थे। तो जर्मन्स के लोग भी वहां, जर्मन स्पीकिंग लोग भी वहां पे रहते थे। और जब वहां पे विरोध प्रदर्शन होता था तो पोलैंड का सरकार क्या करता था, उन पे अत्याचार करता था। तो ये एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया वहां पे जाके क्या करना, इन्वेड करना, उसको इन्वेजन करना। एक है पोर्ट ऑफ डांजिग जो कि उनका पॉलिसी में आता है कि अपने को कब्जा करना है। सेकंड वहां का पॉपुलेशन। यहाँ तक क्लियर है, ये 2 एग्जांपल आप वहां पे इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच इंसिडेंट लेड टू द एंट्री ऑफ यूएस इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऑल्दो इस एलाइड पावर्स में, उन ग्रुप में यूएस तो था, पर इमीडिएटली मतलब समझना, ये 1939 का सितंबर में का बात है ना, जब इन्वेजन हुआ। और 1940 का अप्रैल तक कोई भी मेजर मिलिट्री गतिविधि नहीं हुआ। और इस फेज को डॉर्मेंट बोला जाता है। डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग। इस फेज को डॉर्मेंट वॉर कहा जाता है कि बहुत लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे। अगर यूएस का बात किया जाए तो यूएस और यूके चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे। और तब तक जर्मनी, इटली, ये लोग मिलके हर जगह गदर मचा रहे थे, ठीक है, हर जगह कब्जा कर रहे थे। याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को कब्जा करना था, किसको, जर्मनी को। तो जर्मनी चाहता था कि फ्रांस को कब्जा कर ले, बट वो कब्जा नहीं कर पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्रांस को जर्मनी ने कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा फ्रांस को कब्जा कर लिया। अगर जैसे मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है मिलिट्री वॉरफेयर हिस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी हो रहा है, मैं उसको इवेंट के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग नॉर्मली डी डे इन्वेजन के बारे में पढ़ना कि डी डे कितना बड़ा मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया गया था अगेंस्ट एक्सेस पावर। और यहाँ पे यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा सबको मिलके एक ऑपरेशन पढ़ना, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। इसके ऊपर में क्या खतरनाक चीज़ है भाई, मतलब फ्रांस के ऊपर में कैसा कब्जा किया गया था। और वो जो बैटल हुआ था खतरनाक लेवल का, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हो या कोई सा भी हो, मतलब कत्लेआम मचा था हर जगह। कभी पढ़ना इसके ऊपर, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। जैसे मेरे को तो गेम्स खेलना अच्छा लगता है ना, तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी, मेडल ऑफ ऑनर, ये सब गेम पीसी वर्जन में खेल रखा है। तो जब भी वहाँ पे हम लोग खेलते थे, पढ़ाई तो होता ही था, वो तो रिवीजन हो जाता था, बट हम लोग सारा चीज़ को वहाँ पे जान गए, ठीक है। गेम खेलना का भी वर्ल्ड वॉर वर्जन का है ना, मेडल ऑफ ऑनर या फिर और एक क्या था, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी तो उतना नहीं, मेडल ऑफ ऑनर खेलना, सुपर सुपर, पूरा यूरोप का कैंपेन कराता है, मज़ा आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। सो कौन सा इंसिडेंट यहाँ पे था जो कि यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल के ले आए, दैट वॉज, कहाँ लिखे, इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। दैट वॉज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर नाम ही है, हार्बर बंदरगाह जहां जहाज रुकता है, मतलब जहाजों का बस स्टैंड। समझने के लिए ऐसा मत लिख देना जहाजों का बस स्टैंड, वो मतलब जस्ट
समझने के लिए। सो वहाँ पे बहुत सारा जहाज रुका हुआ था, ये हवाई यूएसए का जगह है ना। अब यहाँ पे ये पता था कि जहाज का यहाँ पे जमा होना मतलब थिएटर खुलना। थिएटर मतलब कैसे बताएं, मतलब इलाका, जैसे कि इतना समझना कि इन एक्सिस पावर में सबसे पहला जो लुढ़का आउट ऑफ रेस हुआ वो था रोम, ठीक है, हालत खराब। उसके बाद में जर्मनी, तो बर्लिन भी गया, है ना। लास्ट में गुंडा बचा हुआ था एशिया, तो ये सबसे लास्ट थिएटर था। लास्ट थिएटर मतलब आखिरी पड़ाव था कि वॉर को जीतना। तो अब पूरा का पूरा मिलिट्री यूरोप से डाइवर्ट होके एशिया की तरफ इन्वॉल्व हो चुका था। अब एशिया की तरफ इन्वॉल्व होना, तो वो फ्लाई रूट समझना, फ्लाई रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट उड़ के आप जाओगे तो आपका फ्यूल कॉस्टिंग बढ़ जाता है एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा नहीं होता है। सो यूएसए क्या करता था, जापान के पास जितना नज़दीक जा सकता था अपना पोर्ट्स और हार्बर के पास वो जाता था, वॉरशिप्स वगैरह को वहाँ पे रखा रहता था ताकि वहाँ से वो लॉन्च वगैरह कर सके, मिलिट्री ऑफेंसिव कर सके। तो जब पर्ल हार्बर में इतना ज़्यादा यूएस का जमावड़ा मिला, तब जापान के पास एक ही ऑप्शन था, फर्स्ट अटैक। तो वहाँ पे वो कामिकाजे ड्रोन और उन लोग को कामिकाजे प्लेन सब उसने डिप्लॉय किया था, उनको भेज दिया गया था। उनका एक ही मिशन था, सुसाइड मिशन, कि जाके मैक्सिमम डैमेज करना पर्ल हार्बर में, क्योंकि ये समय का बात था। यूएसए पर्ल हार्बर में डिप्लॉय हो चुका था, मतलब वो एशिया का थिएटर खुलने वाला था। एशिया का थिएटर खुलने वाला था मतलब जापान के लिए बहुत खतरा हो सकता था। पर इतना समझना, जापान को हराने में भी कमर टूट गया यूएसए और अलाइड पावर्स का, इतना कि क्या ही बताएं। इनके ऊपर तो अलग है भाई, इनके ऊपर तो अलग अलग स्टोरीज है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, देखना, शॉक हो जाओगे, चौंक जाओगे, इतना खतरनाक स्टोरीज है इनके ऊपर। सो विच इंसिडेंट लेड टू द एंट्री ऑफ यूएस अटैक ऑन पर्ल हार्बर? 2 प्लेसेस, देखो मैंने इसको लिख दिया, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, मैंने बस हिंट दिया है। 2 प्लेस यूएसए एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया जापान में, इतना ही कहानी को समझने के लिए इजी है। दैट वाज हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये तो सबको आंसर आप कर ही सकते हो, एकदम इजी है। कोई बोलोगा अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, यस इजी है तो इजी है। नेक्स्ट देखो, ये मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बना के लाया हूँ, हालांकि हर बार बनाता हूँ, बट आपके सिलेबस रिड्यूस हो जाता है ना, तो जैसा हमें पढ़ना चाहिए, जैसा दिमाग चलना चाहिए, जैसे कनेक्टिविटी बैठना चाहिए पूरा वर्ल्ड का इवेंट को पढ़ने के लिए, आपका सिलेबस उतना नहीं अलाउ करता है। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं बिना आपका टाइम वेस्ट के थोड़ा एक चीज़ बता देने के लिए। ये वाला क्या है, देखो, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस उनको लीड कर रहे थे, राइट। फंक्शनड इन क्लोज अलायंस विद विच मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? कभी आपने सोचा है कि हमारा इंडिया का जो नेशनलिज्म था, इंडिया का जो हमारा फाइट चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, ये भी वर्ल्ड वॉर से कनेक्टेड है, ये भी था, है ना। तो यहाँ पे आईएनए किसनी का सपोर्ट से वॉर में जा रहे थे। अभी हमें पता है हम किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, हम ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। कुछ लोग कहे कि हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, तो कुछ लोग कहे हम मिलिट्रीली लड़ेंगे, हम अपना पूरा का पूरा मिलिट्री लेके आ जाएंगे और देश को आज़ाद करेंगे। कुछ लोग इससे सहमति नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि वेट फॉर मी, इंडिया को मैं लिबरेट करूंगा मेरा खुद का आर्मी के साथ। तो यूरोप गए और ब्रिटेन के जो भी दुश्मन थे, मतलब रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस, उनका मदद लिए। जितने भी इंडियन सिपाही लोग उनके पास में थे, उनका आर्मी बनाया, मार्च किया और इंडिया में घुसने का तैयार थे। इंडिया के 2 इलाका भी वो कब्जा कर रखे थे, एक अंडमान निकोबार का आइलैंड और एक मोइरांग, मणिपुर। बट कुछ इंस्टेंसेस की वजह से हमें पीछे हटना पड़ा, और वो कौन सा इंस्टेंसेस था पता है? ये जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिरा तो आईएनए का हार हुआ, क्योंकि जापान हमें एक्टिवली एशिया थिएटर में सपोर्ट कर रहा था। पर जब जापान में ऐसा 2 एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पे इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ कि जापानीज आर्मी अपना सपोर्ट पीछे ले लिया। तो हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट था वो कमज़ोर हो गया, और नहीं चाहते हुए भी हमें पीछे हटना पड़ा। सो किसका हमने सपोर्ट लिया था? दैट इज एक्सिस पावर। दुनिया जो कहे कि हिटलर बुरा है कि क्या है, हमारे लिए तो अच्छा था, सिंपल एज दैट। हमारे लिए अच्छा इसलिए था क्योंकि वो हमारे लिए सपोर्ट करता था, हमारे वॉर एफर्ट में वो मदद कर रहा था। इमीडिएटली हमें दुश्मनों से आज़ादी चाहिए था, हमें ब्रिटेन को बाहर भगाना था, उसके लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, समय का दस्तूर था और वही ज़रूरत भी था। विच मिलिट्री ब्लॉक वॉन द वॉर? हमें पता है, अलाइड पावर। नेक्स्ट, which international organization was established after the second world war? यूनाइटेड नेशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। और इसमें देखो कॉमन अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसे मान लो क्वेश्चन आया लॉन्ग क्वेश्चन कि वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंस टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डिजास्टर्स फॉर द इंटायर ह्यूमन मैनकाइंड, राइट 3 पॉइंट्स, लिख देना। लॉस ऑफ लाइफ,
प्रॉपर्टी, कितना एरिया को एनेक्स कर दिया गया, इसके बाहर निकलने के लिए आया, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हुआ, इंटरनेशनली पावर शिफ्ट हुआ, बहुत सब चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका रिवाइज सिलेबस जो है वो निचोड़ के इसको कम कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? सो अब फटाफट से कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन चैप्टर। इसमें से ज़्यादा कुछ इसका है नहीं। अब यूनाइटेड नेशन और ऑर्गन में से आते तो हैं क्वेश्चंस, तो पहले यूनाइटेड नेशन रिलेटेड चैप्टर का कर लेते हैं, फिर ऑर्गन से स्पेसिफिक मैं आपको हेडिंग बताता रहूँगा कि इस हेडिंग रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकता है, अलग कुछ नहीं, और पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ यूएन के ऊपर में, तो यूएन के ऊपर में इतना क्वेश्चन आ सकता था, मैंने इसको लिया है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, पहला चीज़ यूएन जो कि यूनाइटेड नेशन कहलाता है, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसका 3 रीजन बताओ। तो 3 रीजन तो 3 रीजन इसका क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हमें तो पता है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, इसका जो काम था वो काम किया नहीं, तो उसका एक अल्टरनेटिव और एक एडवांस्ड वर्जन या इफेक्टिव वर्जन लेके आना चाहिए था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए लीग ऑफ नेशन की जगह में एक ऑर्गेनाइजेशन का गैप फिल करना था। सेकंड, वर्ल्ड वॉर टू तो हो चुका, सो डिजास्ट्रस एंड या फिर डिजास्टर्स क्या कह सकते हैं, इवेंट्स हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और ऐसा दोबारा ना हो बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जरूरत था। और वर्ल्ड वॉर 2 के साथ में भी ये लिख सकते हो एक और एक रीजन की फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो कि अभी चल रहा है। हाँ, अभी जो चल रहा है इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर का कैटेगरी कह सकते हैं। और यही बहुत सालों बाद जाके, मेरा वीडियो का देखना, कोई छोटा सा क्लिप काट के बहुत सालों बाद कोई एजुकेटर बता रहा होगा कि एक पगला सा इंसान आया था और उसने ये चीज़ बता रखा था जब वो वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा रहा था। हालांकि पूरी दुनिया ने प्रेडिक्ट कर रखा है और बहुत लोग का ये मानना है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 के एरा में हैं, तो कि सच बात है। तो फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी हो रहा है, और अभी जो कुछ भी हालत हो रहा है इसका एक ही चीज़ है कि लीग ऑफ नेशन फेलियर हुआ था और अभी यूनाइटेड नेशन भी फेलियर हो चुका है। यूनाइटेड नेशन का कोई काम नहीं है, एकदम नॉनसेंस, यूजलेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो 3 कारण लिखना था, हमने 3 कारण को ऐसा भी लिख दिया। नेक्स्ट, 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ये एस्टेब्लिश क्यों हुआ था? 2 ही कारण की वजह से। क्या? सबसे पहला, टू मेंटेन करना। क्या मेंटेन करेगा भाई? पीस एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ तो तुम्हें मेंशन करना ही है, ये चीज़ तुम्हें मेंशन करके मेंटेन करना ही है। और सेकंड, और एक चीज़ को मेंटेन करना है या फिर डेवलप करना है। क्या मेंटेन या डेवलप करोगे? फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेशंस। फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेशंस, यहाँ तक क्लियर है? टू मेंटेन और डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेशन एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और एक चीज क्या है? टू अवॉइड वॉर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। एकदम आसान है कि यूनाइटेड नेशन 3 प्रिंसिपल्स पे चलता है, और वो क्या क्या है? सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो 3 प्रिंसिपल्स इनका है। क्या? सबसे पहला कि जितने लोग भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग इन उसूलों को, इन प्रिंसिपल्स को मान के चलना पड़ेगा। सबसे पहला क्या? कोई भी आपका इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर होता है, कोई भी झगड़ा, उसको सेटल किया जाएगा पीसफुल तरीके से। टू सेटल ऑल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट ऑफ द मेंबर इन अ पीसफुल मैनर। सेकंड, यूएन ने कहा था कि जितने भी यूएन के मेंबर हैं, जो यूएन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा। किसमें? इंटरनल मैटर में, कोई भी कंट्री का। सो कोई भी कंट्री का इंटरनल मैटर है उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। सो यूएस कह रहा था, यूएन वुड नॉट इंटरवीन इन इंटरनल मैटर ऑफ एनी मेंबर स्टेट्स या नेशन। यूएस तो हर चीज में दखल अंदाजी करता है भाई, उसका तो क्या ही बोलना। तीसरा, रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंट मीन्स अगेंस्ट एनी मेंबर स्टेट। कोई भी मेंबर स्टेट के अगेंस्ट में आप थ्रेट या वायलेंस को यूज नहीं कर सकते। सो इससे हमें रिफ्रेन करना है। ऑल द मेंबर्स नीड टू रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस अगेंस्ट एनी अदर नेशन। यहाँ तक ठीक है? और इसी तरीके से टू प्रिवेंट वॉर, टू कंट्रीब्यूट टू यूनाइटेड नेशन इन ऑल फेयर एंड पॉसिबल मीन, एक और एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, कंट्रीब्यूट करना और हेल्प करना यूएन को एवरी पॉसिबल मीन्स, ईवीपी, हर तरीके से उनको करना। क्या? सपोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक फन फैक्ट जानते हो क्या है कि यूएन में
सबसे ज़्यादा या अच्छी तरीके से UNPKF एक होता है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस, उसमें सबसे ज़्यादा और बेहतरीन योगदान इंडिया देता है। बहुत सारे सोल्जर्स को UN के सोल्जर या यूनाइटेड नेशन के अंडर में सर्व करने के लिए भेजा जाता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह पैसा और कंट्रीब्यूशन देता है, सो इंडिया का अच्छा इमेज है। और US और UN जो है अभी के टाइम में इट इज़ टोटली यूजलेस, लाइक अ बिना जहर वाला सांप, लाइक अ नॉनसेंस, लाइक ए छोटा सा टेडी बियर जिसको कोई भी उछाल सकता है और फेंक दे रहा है और कुछ काम का वो है नहीं, क्यूटी सा बन चुका है, क्यूटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN? मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखा है जो क्वेश्चन में आ सकता है। UN का हेडक्वार्टर क्या है या कहाँ पे है, तो आप इसको लिख सकते हो न्यूयॉर्क USA, ठीक है। और बाकी जगह में कुछ कुछ हेडक्वार्टर है, जैसे इनका एक ऑर्गन है, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है उनका हेडक्वार्टर द हेग नेदरलैंड, ये है। और बाकी सारे न्यूयॉर्क USA में इनका हेडक्वार्टर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कर दिया कंप्लीट। है कि क्वेश्चन नंबर 5, UN फ्लैग अडॉप्शन, मतलब UN फ्लैग कौन सा डेट में अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको डेट के बारे में पूछ रहा हूँ, सो इसका डेट लिखेंगे अक्टूबर 20th 1947। So on 20th October 1947 the UN flag was adopted। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि UN फ्लैग का 2 फीचर बताओ, कोई भी 2 फीचर। तो जैसे कि यहाँ पे आप 2 फीचर इसका बता सकते हो, और 2 फीचर क्या बता सकते हो। सबसे पहला कि जो UN का जो फ्लैग है वो ब्लू इन कलर में, तो UN फ्लैग का कलर कैसा है, ब्लू इन कलर, ठीक है। दूसरा चीज़ आप इसको क्या लिख सकते हो इसका फीचर में, कि उसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में क्या है, एक वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप, या फिर पोलराइज्ड वर्ल्ड मैप लिख सकते हैं, है ना, एक पोलर वर्ल्ड मैप भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद में उसके साथ में क्या है, UN का एक एम्ब्लेम है, उनका जो निशानी है, और ये जो वर्ल्ड मैप है इसको ऑलिव ब्रांचेस के साथ शो किया गया है। बस काम खत्म, 2 फीचर हो गया, कहानी खत्म। सो UN फ्लैग इज ब्लू इन कलर एंड एट द सेंटर देयर इज UN एम्ब्लेम अलोंग विद द पोलर वर्ल्ड मैप विद ऑलिव ब्रांचेस, ठीक है। एंड दिस फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 20th October 1947। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, एकदम इजी है। यहाँ पे देखना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन कैसा लिया गया, इसको याद करने का एक ट्रिक है। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज आने का वो ट्रिक क्या है, एक बार जस्ट देख लो, छोटा सा ट्रिक है, ज़्यादा है नहीं। अभी यहाँ पे आपको पता है कि UNO में हम जब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पता चलेगा कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं UN के, ठीक है। तो वो 5 परमानेंट मेंबर जो UN के हैं वो कौन कौन है, पहले एक बार लिख लेते हैं, एक बार ध्यान से लिख दो। एक है USA, एक है UK, एक है चाइना, एक है फ्रांस, एक है रशिया। यहाँ तक ठीक है। अब इनका जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन लोग तो इसको इंक्लूड करेंगे, सो इसलिए इनका एक एक ऑफिशियल लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो US और UK इन लोग बोलते हैं इंग्लिश, मतलब लॉजिक बोल रहा हूँ, कैसे हम याद कर सकते हैं। चाइना में भाषा होता है मैंडरीन, और मैंडरीन भाषा वो मतलब कॉमन आदमी लोग चाइनीज़ बोलते हैं, सो हम लिख देंगे, एक्चुअली चाइनीज़ तो होता नहीं है बट मैंडरीन, यहाँ पे हम लिख देंगे मैंडरीन। दुनिया गंवा रहे हम थोड़ी। नेक्स्ट फ्रांस में क्या भाषा कहा जाता है, फ्रेंच, तो हम लिख देंगे फ्रेंच। और रशिया में रशियन लैंग्वेज है ना, उनका रशियन लैंग्वेज के जितने डायलेक्ट्स हैं वो सारे को इंक्लूडेड करते हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि एक भाषा यहाँ और 2 भाषा यहाँ पे लाया गया है, वो कौन कौन से हैं, वो है स्पेनिश, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में और बाकी साउथ अमेरिका में स्पेनिश भाषा जो बहुत बोला जाता है, सो स्पेनिश। और एक है अरेबिक, क्योंकि अरब नेशन का कॉमन लैंग्वेज अरेबिक है वहाँ पे, तो अरब नेशन से पैसा आता है इन लोग का, तो इसीलिए इन लोग को सारा लैंग्वेज को डाल दिया। तो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6, सारा ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने लिख लिया। नेक्स्ट, हाउ
एक्सपेंसेस मैंने एक्सपी लिख दिया, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपीरियंस जैसा लग रहा है बट एक्सपेंसेस है। हाउ एक्सपेंसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज मेड, कि यूनाइटेड नेशन पैसा कैसे लाता है, सिंपल उसी तरीके से जैसे आप स्कूल टाइम में पिकनिक जाते हो, जैसे आप स्कूल टाइम में कोई रेस्टोरेंट में खाने जाते हो दोस्त लोग के साथ, कैसे सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके, सो कंट्रीब्यूशन के द्वारा चलता है। और ये कंट्रीब्यूशन किस नेचर का होता है, वॉलंटरी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो इसीलिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चलता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेम द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अभी जो क्वेश्चन करेंगे मैं एक एक ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो 6 ऑर्गन क्या क्या है उनका पहले हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सेकंड यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा इकोसॉक यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा टीसी यानी कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल। और छठा द सेक्रेटेरिएट यानी कि द सेक्रेटेरिएट। यहां तक क्लियर है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, मैंने कीवर्ड में लिखा है कॉन्फ्रेंस, बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आप इसको समझ लेना, यह है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ये कब होल्ड हुआ था, कब कंडक्ट किया गया था, हमारा जून 1945 में। और यहाँ पे कितने कंट्री लोग रेटिफाई किए थे, 50 लोग रेटिफाई किए थे, मतलब अपना सिग्नेचर देके इसमें मंजूरी दिए थे। तो ये वाला हम लिख सकते हैं बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन। हाँ, इसमें एक और एक चीज जानना, इसमें ये ऑफिशियली इनका एक तारीख है ना, उसी तारीख से ये माना जाता है, दैट इज 24 अक्टूबर 1945। सो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का जन्म हुआ था और इस दिन को यूनाइटेड नेशन डे भी माना जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, सोचा बताने का, मैंने बता दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सारा चीज़ खत्म हो गया। अब एक एक ऑर्गन के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो फटाफट उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन हम लोग जो करते हैं वो है यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके रिलेटेड बस ये 9 टॉपिक पढ़ के जाओ, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ के जाने की ज़रूरत है नहीं। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 9 टॉपिक में क्या है, सबसे पहले इसको पूरा ना फाड़ फूड़ी के ना फेंक देने का मन करता है यार, मां कसम। भाड़ में जाए। हाँ, नेक्स्ट ये अलग क्या है, यूएनजीए का सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है हुआ है। सबसे पहले इसके जानेंगे, इसके मेंबर्स कितने मेंबर्स है, क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इतना जानना कि जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं उतने ही यूएनजीए के मेंबर्स हैं, सिंपल एज दैट। करीबन कितने मेंबर्स हैं, 193, तो 193 मेंबर्स यहाँ भी है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, एक कंट्री से कितने रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, कितने प्रतिनिधि, 5 कंट्री। सो अरे यार मतलब 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच नेशंस, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से, 1 नेशन से। यहाँ तक क्लियर है। बट 1 नेशन को कितना मिलेगा, एक ही वोट मिलेगा, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट सेशन और उसका ड्यूरेशन, कितना सेशन होता है जब यूएनजीए मिलता है तो उनका टाइमलाइन क्या होता है, कितना टाइम में वो मिलते हैं और क्या करते हैं, दैट इज इसका टाइमलाइन ये याद रखना, दैट इज 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर से चलता रहता है टू 3rd वीक ऑफ दिसंबर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, प्रेसिडेंटशिप रोटेट्स होता है। एक चीज आपको बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंटशिप रोटेट होता है कि यूएनजी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा और वो रोटेशन चलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे मतलब क्यों ऐसा रोटेशन किया जाता है, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक ठीक है। तो अपने पास वाई का रीजन पता चल गया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंटशिप का जो ग्रुप होता है, जो प्रेसिडेंटशिप के लिए रोटेट्स होता है, हाउ मेनी, कितने ग्रुप्स हैं भाई, 5 ग्रुप के अंदर ही वो रोटेट होता है।
5 ग्रुप में सब स्टेट सब कंट्रीज लोग को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, हर अलग अलग कंट्री अलग अलग ग्रुप से बनता है। सो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर 6, नेम द ग्रुप्स। आओ ग्रुप्स का एक बार नाम जान लेते हैं। सबसे पहला एक है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री का एक ग्रुप है। नेक्स्ट एशिया, जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं। तीसरा ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप का एक अलग ही ग्रुप है, ठीक है। चौथा कैरिबियन एंड लैटिन, ओके। और पांचवा वेस्ट यूरोप एंड अदर्स, वेस्ट यूरोप एंड अदर्स। ये 5 ग्रुप होता है। तो अगर पहली बार कभी कोई यहाँ का मेंबर बना प्रेसिडेंट, देन यहाँ ऐसे करके रोटेशन होता रहता है। नेक्स्ट मेजॉरिटी, कितना मेजॉरिटी से यहाँ का डिसीजन लिया जाता है, 2/3, सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है। एनी 3 इंपॉर्टेंट मैटर, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट मैटर बताओ जहाँ पे लोग डिसीजन ले सकते हैं यूएनजीए, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट मैटर। एक होता है मान लो एडमिशन, अगर मेंबर को एडमिट करना है ग्रुप में, सो एडमिशन ऑफ मेंबर्स, उसका डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा, यूएनजीए, कितना, 2/3 मेजॉरिटी से। नेक्स्ट सस्पेंशन, अगर किसी को सस्पेंड करना है किसी मेंबर को, तो भी उसका डिसीजन यहाँ लिया जाएगा। नेक्स्ट और एक क्या होगा, कोई बजट रिलेटेड इशू, कोई बजट रिलेटेड इशू भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखना है, वो भी 4, तो कोई भी 4 फंक्शन इसका लिख सकते हैं, यहाँ नहीं इधर ही लिखते हैं, कोई भी 4 फंक्शन इसका लिख सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे पीसफुल सेटलमेंट के द्वारा, पीसफुल सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन किया जाएगा। तो कोई भी इशू है उनको रेकमेंड किया जाएगा, उन कंट्रीज को रेकमेंड किया जाएगा क्या क्या पीसफुल तरीके से उनको सुलझाओ। ये एक वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड, यूएनएससी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद में, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर्स को जहां से इलेक्ट करना है वो यहां से इलेक्ट होता है, इन लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। यूएनएससी के बारे में जानेंगे। यूएनएससी में टोटल 15 है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। वो 10 नॉन परमानेंट को यहाँ से चुना जाता है। कोई भी बजट को डिस्कस करना है या फिर और अप्रूव करना है, और मतलब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला नहीं, मतलब डिस्कशन के साथ ही साथ अप्रूवल करना है, वो यहाँ पे होता है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो जजेस को भी इलेक्ट करते हैं वो भी इनका प्राइमरी फंक्शन है। किनका, इनका। सो दे इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दे इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड दे डिस्कस एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये 4 फंक्शन इसका है और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है यूएनजीए एंटायरली। अब पढ़ते हैं हमारे सेकेंड ऑर्गन के ऊपर। हमने यूएनजीए कर लिया, अब करते हैं यूएनएससी। और यूएनएससी का क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल मेंबर्स कितने हैं यूएनएससी के, टोटल मेंबर्स हैं 15, तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, सो इन 15 में से 5 है परमानेंट मेंबर्स और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर्स। इतना क्लियर है। सो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर कितना हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेम ऑल 5 परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर्स का उनका नाम आपको इजीली बताना है, आप उनको बता दें कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं। ये तो एकदम इजी है, हम लोग पहले डिस्कस कर रखे थे, फिर से बता देते हैं। एक यूएसए, एक और 2 यूएसए के चमचे, कौन कौन, फ्रांस, और एक चमचा कौन, यूके। यूएसए का दुश्मन रशिया, और एशिया में जो हमारा दुश्मन है और गुंडा है, दुश्मन है हमारा चाइना। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड। नॉन परमानेंट मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं, हमें तो पता है नॉन परमानेंट मेंबर्स टोटल 10 हैं। इन 10 लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 ग्रुप से कुछ कुछ मेंबर्स को चुना जाता है। 10 को एक ही ग्रुप से नहीं, ताकि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए अलग अलग ग्रुप से 10 मेंबर्स को लाते हैं। तो ग्रुप का नाम एक बार याद रखना, एक ग्रुप है अफ्रीका और एशिया। सो अफ्रीका और एशिया ग्रुप जो है, पता है बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां से हम लोग का आता है 5 मेंबर। तो 5 कंट्री मेंबर्स को कहां से लाते हैं, एशिया अफ्रीका ग्रुप से। उसके बाद में हम लाएंगे हम लोग का लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका से लाएंगे 2,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, वहाँ से हम लाएंगे 2, और फिर ईस्टर्न यूरोप से हम लाएंगे 1। सो टोटल 10 मेंबर इसका इसी तरीके से आते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। व्हाट इज द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर? नॉन परमानेंट मेंबर लोग का टर्म कितना होता है? वो होता है 2 इयर्स। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, इनका डिसीजन इन लोग कैसे लेते हैं, मतलब टोटल 15 लोग होते हैं तो 15 लोग सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे डिसीजन लेते हैं, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक नंबर फिक्स किया गया है, वो है 9। मतलब आउट ऑफ 10 9 अफर्मेटिव वोट आनी चाहिए। क्या? अफर्मेटिव वोट। अफर्मेटिव वोट मतलब पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज समझना, इस 9 में से ये नियम है, ये रूल है क्या, कि 9 में से जब 5 वोट होंगे वो सारे के सारे परमानेंट के होने ही चाहिए। मतलब अगर 5 परमानेंट मेंबर में से कोई एक अगर वोट अगर नेगेटिव दिया और बाकी 4 और प्लस नॉन परमानेंट मेंबर अगर दे दिए तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर का वोट चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि जैसे परमानेंट मेंबर में से मान लो 4 वोट ले लिए, अगर ये सिचुएशन रखे नहीं रहते तो इसको भी बाईपास कर लिया होता। कैसे? देखो कि परमानेंट मेंबर मान लो 4 मान लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल जैसे मान लो कि इंडिया को हमेशा ये डिबेट चलता आ रहा है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। मान लेते हैं ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना। तो 4 कंट्री मान जाएंगे। हमें पता है कौन सा कंट्री नहीं मानेगा, और वो कंट्री है ये कोविड का गांव, यहीं से तो आया था कोविड, तो ये तो कभी नहीं मानेगा। तो मान लेते हैं कि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। पर क्या हमें तो, आप बोलोगे सर हमें तो 9 वोट चाहिए, 9 वोट को हम बाईपास नहीं कर सकते? 4 परमानेंट का और नॉन परमानेंट का 5? नहीं, ऐसा नहीं काम देगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि 9 वोट से डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें से 5 वोट एफर्मेटिव वोट परमानेंट मेंबर्स के होने चाहिए, नॉट नेगेटिव, एफर्मेटिव वोट। तो समझ में आ गया कैसे डिसीजन लिया जाता है, और 2/3 मेजोरिटी से सारा काम धाम करते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है। नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शन मतलब क्या क्या पावर और इनका फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, एकदम सिंपल है। कोई भी मेंबर का एडमिशन रिलेटेड अगर बातचीत है तो यहाँ पे होता है। कोई मेंबर के ऊपर में अगर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना है तो यहाँ पे बात होता है। कोई भी मेंबर का पीस के साथ सेटलमेंट करना, या फिर ये इंश्योर करना कि यूएनओ का प्रिंसिपल्स फॉलो किया जा रहा हो, ये भी यहाँ पे इंश्योर होता है। सो 3 फंक्शंस लिखना था, हमने 3 पावर एंड फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, और इसी के साथ हमारा यूएनएससी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन के ऊपर। सो नेक्स्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट इसका लिखा है। सबसे पहला स्ट्रेंथ, मतलब कितने मेंबर यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्ट्रेंथ रहता है उनका, दैट इज 15। इन लोग 15 मेंबर्स कितने टाइम के लिए रहते हैं? 15 मेंबर्स रहते हैं 9 साल के लिए। अब इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि इसके जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो हर 3-3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस जानने को है, ठीक है। सो हमारा टर्म हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन कोई भी 3, पावर एंड फंक्शन कोई भी 3, मैं इसको यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पावर एंड फंक्शन क्या है कि यहाँ पे कभी भी यूएनजीए हो या फिर यूएनएससी हो, इन लोग को एडवाइजरी फंक्शन करते हैं, मतलब एडवाइसेस देते हैं। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? इट गिव्स एडवाइस टू यूएनजीए और यूएनएससी ऑन सर्टेन लीगल मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है? कोई भी मैनर सजेस्ट करना, मतलब कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई भी मैनर एंड मेथड को कि किस तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है, वो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताता है। तीसरा, कोई भी इंटरनेशनल लॉ है उसका कोडिफिकेशन करता है। कौन? ये कोडिफिकेशन करता है। सो इट उसका थर्ड फंक्शन क्या है? अरे यार, सो इनका नेक्स्ट फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोई भी इंटरनेशनल लॉ है उसका कोडिफिकेशन करना है तो इंपॉर्टेंट काम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दी हेग, नेदरलैंड। दी हेग, नेदरलैंड, यहाँ तक क्लियर है।
है इकोसॉक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका फटाफट कर लेते हैं। इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? इसके टोटल मेंबर्स हैं 44। हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। 44 मेंबर्स कितने टर्म के लिए आए रहते हैं? 44 मेंबर्स 3 साल के लिए आए रहते हैं, मतलब 54। मैं 44 बोल रहा था क्या, मेरा भी दिमाग उड़ गया। तो 54 मेंबर्स टोटल कितने टर्म के लिए आए रहते हैं? 3-3 साल के लिए आए रहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना इनके मेंबर्स कंट्रीज लोगों को, और सारे लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग? एक फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इनको प्रोवाइड करना। सेकंड में हम इनको क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट में क्या? सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करवाना, कि उन लोग सोशली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें। ये चीज को इंश्योर करने का काम है इकोसॉक का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं है हम लोग का ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो क्या क्या करना है? टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? देखो मेंबर्स तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल में कुछ कुछ इलाका को जिम्मेदारी उठाया गया था। वो कितने इलाका थे? दैट वाज 11। तो 11 ट्रस्टीशिप टेरिटरी थे, है ना, जिनको सपोर्ट का जरूरत था। पर क्या चीज का सपोर्ट था? इनको ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाने का मतलब क्या जरूरत था? जहां पे 11 ठो इलाका को लोग गोद लिए थे, एक तरफ से ये समझना। इसमें क्या था? ताकि उन इलाका को प्रिपेयर करना, उन टेरिटरी को प्रिपेयर करना। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना? सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत फ्रेजाइल थे। फ्रेजाइल मतलब इतना समझना, उनको बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए था। तो इसीलिए वो इनिशियली फंक्शन अकेले नहीं कर पाते, तो उनको रेडी करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल किया गया था। बहुत बढ़िया। तो 11 में से सबसे लास्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था? मतलब इतना समझना कि कंट्री अपने पैर पे खड़ा नहीं थे, तो एक एक करके पैरों पे खड़ा करने का काम इनका था। एक एक कंट्री खड़ा, एक एक इलाका खड़ा होते गए अपने पैरों में, सब डिपेंडेंस होने लगे, बढ़िया से अपना काम धाम करने लगे। और तो उनको नंबर कम होता गया, 11 से 10 हुआ, 8 हुआ, 9, 7, 5, 4, 3, सब कम होते गए। लास्ट में एक टेरिटरी बचा, और वो टेरिटरी कौन था? दैट वाज पलाऊ। ठीक है, कंट्री का नाम है, बस याद रख लेना। नेक्स्ट, ये फिर जब लास्ट जो टेरिटरी था वो भी अपना पैरों पे खड़ा हो गया, तो फिर इस काउंसिल को रखने का दरकार क्या था? तो इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड कब हुआ? दैट इज 1984। ये भी कंप्लीट। लास्ट वाला पार्ट में हम आते हैं, दैट इज द सेक्रेटेरिएट। यहां पे समझना कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सीईओ किसको माना जाता है यूएन का? दैट इज द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल एसजी मैंने लिखा है, सेक्रेटरी जनरल क्या? वो पोस्ट का नाम है ना। तो उनको क्या कहा जाता है? द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, करंट सेक्रेटरी जनरल। करंट सेक्रेटरी जनरल हमारा कौन है? यह है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्जेंटीना के हैं, और वहां से मेंबर, और शायद ये 2017 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, 2017 से ये अपना पोस्ट संभाले हुए और अभी तक यही है। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। बहुत बढ़िया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? मैं भी थोड़ा लिस्ट हो जा रहा है मेरा भी, क्या बताऊं, गला सूख जा रहा है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका? सारे अलग अलग ऑर्गन्स का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सो ये वाला पार्ट हमारा हो गया ऑर्गन्स कंप्लीट। अब बचा हमारे लास्ट पार्ट, दैट इज यूएन के कुछ एजेंसीज और नाम। ये दोनों फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट। इनके जितने एजेंसीज हैं उसके लिए ऊपर पढ़ लेते हैं, एकदम छोटा सा इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, एक बार कर लेते हैं। तो ये 3 मेजर एजेंसीज है, यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को। इसके बारे में बेसिकली सिलेबस में एक ही चीज़ है, पर हम 3 चीज़ उसको पढ़ेंगे। एक हम लोग उसका फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर्स, देन उसके बाद में उसका फंक्शन। तो एक बार जान लेते हैं, मेरे साथ रिवाइज करते रहे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशन, जो भी यूएन का है मैं यूएन का ही लिख दिया। तो यूनाइटेड नेशन